अध्याय 31। मास्टर, इसके लिए आगे बढ़ें। नहीं। बू लिंगफेई अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उसने चारों ओर देखा। उसने पाया कि वह अभी भी अपने कमरे में ही थी। इससे बू लिंगफेई बहुत उत्सुक हो गई। क्या जो कुछ भी घटित हुआ वह महज एक सपना था? लेकिन कोई सपना इतना वास्तविक कैसे हो सकता है? उस पूरे अनुभव से ऐसा लगा मानो ये सचमुच घटित हुआ हो। हालांकि सपने के विपरीत बू लिंगफेई की कभी किसी से सगाई नहीं हुई थी। नहीं, वह ये यू से तब मिली थी जब वह छोटी थी। अब उसने बू परिवार के गहरे खूनी झगड़े का बदला ले लिया था। वह असमंजस की स्थिति में थी। लेकिन आज रात के सपने ने बू लिंगफेई के विचार अलग कर दिए। क्या सपने में दिख रहा ये यू सच में अस्तित्व में था? यदि वह अस्तित्व में था तो वह कहाँ था? क्या यह एक प्रकार का दैवीय मार्गदर्शन हो सकता है? बू लिंगफेई ने थोड़ा सिर हिलाया। यदि ये यू वास्तव में अस्तित्व में था तो उसे उम्मीद थी कि वह उतना भावुक नहीं होगा जितना वह सपने में था। लेकिन अगर उसका कोई प्रिय बाहर है तो बू लिंगफेई के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। स्वप्न में उसे हृदय विदारक पीड़ा का अनुभव हुआ। वह इसे दोबारा अनुभव नहीं करना चाहती थी। यदि वह चुन सकती तो बू लिंगफेई ये यू को मरा हुआ देखने के बजाय यू वूसी के अस्तित्व को स्वीकार करना पसंद करती। एक ही समय पर गुयुआन संप्रदाय में यून वूसी भी अचानक जाग गई। परिचित परिवेश को देखते हुए वह बहुत देर तक चकित रह गई। आखिरकार वह निश्चित थी। जो कुछ उसने अभी अभी देखा था वह संभवतः महज एक सपना नहीं हो सकता। ये यू के साथ बिताए दिन और रातें ऐसे महसूस हुई जैसे वे कल की ही बात हों। और वह शर्माने वाली अंतरंगता, ये सब नकली कैसे हो सकता है? लेकिन अगर यह सच था तो इतने सालों में मैंने ये यू का कोई निशान क्यों नहीं देखा? वास्तव में यून वूसी वास्तव में स्वर्गीय आनंद संप्रदाय में गया था। लेकिन वह जाने से पहले लगभग आधे साल तक ही रुकी थी। कारण सरल था, वह उस आंतरिक बाधा को पार नहीं कर सकी। इसलिए वह आज तक कुंवारी हैं। अब मेहनती खेती के माध्यम से यू वूसी ने ली के को सफलतापूर्वक मार डाला और गुयुआन संप्रदाय को आसानी से पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन फिर भी ये यू का कोई संकेत नहीं था। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात, सपने में वह क्षण जब उसने ये यू को मरते और गायब होते देखा था। वह दिल दहला देने वाला दर्द अभी भी यून वूसी को शांत करने में असमर्थ बना हुआ है। हाँ यू, तुम कहाँ हो? और क्या सचमुच इस दुनिया में कोई बू लिंगफेई है? थोड़ी देर के बाद यू वूसी ने अपना लबादा पहना और गुयुआन संप्रदाय के सभी बुजुर्गों को बुलाया और उन्हें एक आदेश दिया। 2 दिनों के भीतर बू लिंगफेई और ये यू के ठिकाने का पता लगाएं। जब उन्होंने यह आदेश सुना तो सभी बुजुर्ग आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सके। आधी रात को सिर्फ लोगों को ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए। और बू लिंगफेई और ये यू कौन हैं? क्या वे इतने महत्वपूर्ण हैं? जब बुजुर्ग विचार कर रहे थे, यून वूसी ने उदासीनता से कहा, आप सभी किस लिए खड़े हैं? अभी उन्हें ढूंढो। यदि आप उन्हें 2 दिनों के भीतर नहीं ढूंढ पाए तो आप सभी को 100 वर्षों तक स्वर्गीय गड़गड़ाहट की सजा भुगतने के लिए जिंगटियन घाटी भेज दिया जाएगा। ये सुनकर बड़ों को देर करने की हिम्मत नहीं हुई। वे तुरंत मुड़े और चले गए। अगले दिन ये यू के जागने के ठीक बाद उसने अचानक देखा कि उसके कमरे की अलमारी एक तरफ हट गई थी। खिड़की पूरी खुली थी। दूसरी वरिष्ठ बहन जी मुलिंग ने अपना सिर अंदर फंसा लिया था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं और वो नशे में लग रही थी। इस दृश्य ने ये यू को इतना डरा दिया कि वह पीला पड़ गया। सहज रूप से वह पीछे हट गया। बड़ी बहन, आप क्या कर रही हैं? जी मुलिंग ने अपनी आंखें खोलीं। ये देखकर कि ये यू जाग रहा था, उसकी आंखों में निराशा की झलक दिखी। उसने शांति से कहा, कुछ नहीं, बस ये जांच रही हूं कि आपके कमरे में आध्यात्मिक ऊर्जा मानक के अनुरूप है या नहीं। आखिरकार यह एक नई बांस की इमारत है, इसलिए हमें थोड़ा और सावधान रहने की जरूरत है। वैसे अगली बार खिड़की को कैबिनेट से बंद न करें, यह असुविधाजनक है। ये सुनकर ये यू के हाव भाव काफी रंगीन हो गए। बड़ी बहन,
अपनी बात सुनो। क्या वह भी इंसानी बात है? क्या आप सचमुच सूंघकर बता सकते हैं कि कमरे की आध्यात्मिक ऊर्जा मानक के अनुरूप है या नहीं? और आपने जो असुविधा बताई, क्या वह आपके लिए असुविधाजनक है? यह मेरी बांस की इमारत है। आपको क्या सुविधा चाहिए? ये यू ने बहुत देर तक विचार किया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, अचानक तेज हवा चली। एकदम नई बांस की इमारत की दीवार में एक बड़ा मानव आकार का छेद दिखाई दिया। मास्टर होंगलुआन पहले ही उसके सामने आ चुके थे। ये यू को ऐसा लगा जैसे वह गिरने वाला था। ये वुझी पीक कैसी जगह है? अभी दूसरा दिन है। सबसे पहले वरिष्ठ बहन ने न जाने किस कारण से अपना सिर खिड़की से अंदर डाला। अब मास्टर सीधे बांस की नई इमारत तोड़ देते हैं। आखिर वे क्या चाहते हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हर कोई असामान्य व्यवहार कर रहा है? अच्छा शिष्य, मैं बहुत परेशान हूँ। होंगलुआन ने ये यू के सामने अपना गोरा, नाजुक हाथ उठाया। मुझे कहना होगा, इस मास्टर के हाथ काफी खूबसूरत हैं। उन्हें जेड फिंगर्स कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उसके हाथ को देखने का क्या मतलब है? अगर हिम्मत है तो कुछ और दिलचस्प करके दिखाओ। हालांकि ये यू ने ये सोचा था, लेकिन उसमें इसे जोर से कहने का साहस नहीं था। वो बस मुस्कुराया और धीरे से बोला, मास्टर, आपके हाथ बहुत सुंदर हैं। क्या मैंने तुमसे सिर्फ मेरे हाथों को देखने के लिए कहा था? देखो, इसमें कुछ गायब है। एक भंडारण अंगूठी। होंगलुआन ने अत्यधिक नाराजगी में अपना हाथ हिलाया। कल रात वह सो नहीं सकी, इसलिए वह अपनी किस्मत को परखने के लिए नायकों को चुनौती देने के लिए अकेली चली गई। लेकिन उसकी किस्मत फिर खराब हो गई। जुए में हमेशा हारने की उसकी नियति बिल्कुल भी नहीं बदली थी। उसे कल जो स्पिरिट स्टोन मिले थे, उन्हें अभी गर्म भी नहीं किया गया था कि उसने वे सभी खो दिए। इससे होंगलुआन बेहद परेशान हो गया। इसलिए वह ये यू को ढूंढने आई। बिना किसी देरी के उसने ये यू को पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने लगी। अच्छा शिष्य, आज हम वैसे ही जारी रखेंगे जैसे हमने कल किया था। मुझे विश्वास है कि तुम वह सब कुछ वापस पा सकते हो जो मैंने खोया है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये यू ने बार बार हाथ हिलाया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह होंगलुआन की पकड़ से छूट गया। मास्टर, मेरी बात सुनो। बड़ी जीत के बाद बड़ी हार आती है। मैंने कल अपनी सारी किस्मत खर्च कर दी। आज मुझे आराम के दिन की जरूरत है। अन्यथा बहुत संभव है कि मुझे भी भयानक हार का सामना करना पड़ेगा। ये यू बहुत अच्छी तरह जानता था। हालांकि उसके पास स्वप्न प्रणाली उपलब्ध थी और उसे नियमित रूप से साधना करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे हर दिन होंगलुआन के साथ बाहर घूमने में बिताना चाहिए, है ना? इस तरह की बात गंभीर कैसे हो सकती है? खासकर तब जब नतीजा पहले से ही तय था। ये यू इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। क्या इस दौरान खेती की तकनीकों का अध्ययन करना बेहतर नहीं होगा? होंगलुआन की अभिव्यक्ति तुरंत धुंधली हो गई। शिष्य, हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। गुरु के साथ आओ, अन्यथा मैं वास्तव में कल रात से अपना गुस्सा नहीं निगल सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये यू ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने झूठे विश्लेषणों का सिलसिला शुरू किया, सभी प्रकार की अतिरंजित कहानियों के साथ युग्मित। आखिरकार उसने होंगलुआन को विश्वास दिला दिया कि आज ये यू वास्तव में फिर से मार्शल दुनिया में घूमने के लायक नहीं था। हालांकि ये यू ने होंगलुआन को पूरी तरह निराश नहीं किया। उन्होंने बहुत निर्णायक ढंग से 500 स्पिरिट स्टोन सौंपे। मास्टर, जहां आप गिरते हैं वहीं से आपको वापस उठना चाहिए। मैं शायद नहीं जा पाऊंगा, लेकिन यह आपको जाने से नहीं रोकेगा। शुभकामनाएं। एक बड़ी हार के बाद एक बड़ी जीत आती है। मुझे विश्वास है कि आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई है। मास्टर, इसके लिए जाओ। ये यू द्वारा प्रोत्साहित होंगलुआन बहुत खुशी से चला गया। उसकी आकृति युद्ध में जाने वाली एक महिला योद्धा की तरह थी। अध्याय 32, प्रशिक्षण आरंभ, सृजन का वन। होंगलुआन के जाने के बाद ये यू ने जी मुलिंग की ओर देखा, जो पहले ही कमरे से बाहर निकल चुकी थी। उसे पता नहीं क्यों,
लेकिन उसे सच में लगा कि ये दूसरी वरिष्ठ बहन अजीब व्यवहार कर रही थी। आखिर सुबह सवेरे दूसरों की खिड़कियों में कौन झांकता है? परेशान भाव के साथ ये यू ने धीरे से कहा, वरिष्ठ बहन, अगर हम खिड़की को थोड़ा समायोजित करने के लिए कल से उस वरिष्ठ भाई को बुलाएं तो कैसा रहेगा? आप और मैं अलग अलग लिंग के हैं और हर दिन इस तरह खिड़की खुली रहना वास्तव में असुविधाजनक है। नहीं, जी मुलिंग ने सहज रूप से ये यू के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी प्रतिक्रिया अनुचित थी। तो उसने आगे कहा, मेरा मतलब है, ये बिल्कुल भी असुविधाजनक नहीं है। ये वैसे भी ठीक है, उस बेवकूफ़ को वापस बुलाने की जहमत क्यों उठाई जाए? ये यू ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। जी मुलिंग के पास निश्चित रूप से एक मुद्दा था, लेकिन वास्तव में वह क्या चाहती थी, ये यू समझ नहीं पाया। उसी समय लाल कपड़े पहने एक परी उड़ती हुई तलवार पर सवार होकर आई। ये वेई आशु था, जो 10,000 सोल्स हॉल का एक अंडरकवर एजेंट था। आगमन पर उसने अभिवादन के रूप में ये यू की ओर थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने जी मुलिंग की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, सीनियर सिस्टर जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि एल्डर होंगलुआन कहाँ है? बदला लेने गया है, जी मुलिंग ने ठंडे स्वर में कहा। वह जानबूझकर वेई आशु को निशाना नहीं बना रही थी। जी मुलिंग हर किसी के साथ ऐसी ही थी। ये यू को छोड़कर वेई आशु हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि बदला लेने का क्या मतलब है। ये यू के समझाने के बाद वेई आशु को समझ आया कि बदला का क्या मतलब है। लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं थी, क्योंकि एज और क्लाउड संप्रदाय में हर कोई जानता था कि होंगलुआन को जुए की लत थी। वह बदला लेने के लिए गई थी, ये बिल्कुल भी अजीब नहीं था। फिर वेई आशु ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। हर 6 महीने में स्वर्गीय गोल्डन कोर क्षेत्र के नीचे एज और क्लाउड संप्रदाय के आंतरिक शिष्य प्रशिक्षण के लिए बैचों में बाहर जाते हैं। और आज वह 6 महीने की अवधि थी। इस बार प्रतिभागियों की सूची में वुझी पीक भी शामिल है। तो वेई आशु लोगों को लेने आए थे। ये यू ने खुद की ओर इशारा किया, तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे और सीनियर सिस्टर जी को प्रशिक्षण के लिए ले जाना चाहते हो? मैं 2 दिन पहले ही आंतरिक संप्रदाय में शामिल हुआ हूँ। सटीक होने के लिए मैं यहाँ आपको अकेले लेने आया हूँ। सीनियर सिस्टर जी 6 महीने पहले नेसेंट सोल क्षेत्र में पहुंची थीं। नियमों के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक प्रशिक्षण की बात है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप आंतरिक संप्रदाय में कितने समय से हैं। क्या एल्डर होंगलुआन ने आज आपको प्रशिक्षण के बारे में नहीं बताया? वेई आशु थोड़ा हैरान दिखे। उसने कल स्पष्ट रूप से एक संचार पत्थर के माध्यम से एल्डर होंगलुआन से संपर्क किया था। तो ये यू इतना भ्रमित क्यों दिख रहा है? पूरी ईमानदारी से कहें तो ये यू को वास्तव में नहीं पता था कि आज कोई प्रशिक्षण मिशन था। भले ही वह कल पूरे दिन होंगलुआन के साथ था, ये खूबसूरत मास्टर केवल यही कहता रहा, हमला करो, काटो, मारो, हमला करो। एक व्यक्ति जो केवल कहर बरपाना चाहता है, वह किसी और चीज पर ध्यान नहीं देगा, है ना? ये यू ने एक हाथ से अपना चेहरा ढांक लिया और बेबसी से कहा, तो प्रशिक्षण के लिए क्या मुझे कुछ लाने की जरूरत है? कुछ भी नहीं, समय लगभग समाप्त हो गया है, हम देर नहीं कर सकते। हम रास्ते में बात करेंगे। वेई आशु ने अपने बगल में उड़ती तलवार की ओर इशारा किया। पिछले अनुभव के साथ ये यू ने संकोच नहीं किया। वह सीधे तलवार पर कूद गया और वेई आशु के कपड़ों को फिर से कसकर पकड़ लिया। उन दोनों को एक दूसरे से चिपकते हुए जाते हुए देखकर जी मुलिंग अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को नहीं रोक सकी। इतना करीब होने के कारण वह उन सभी अद्भुत सुगंधों को सूंघने में सक्षम होगी, है ना? वह वास्तव में वेई आशु से ईर्ष्या करती थी, लेकिन आज का दिन पूरी तरह से निरर्थक नहीं हो सकता। कम से कम उसके कनिष्ठ भाई के चले जाने के बाद भी उसका कमरा अभी भी खुला था। जी मुलिंग धीरे से घूमी और बगल की बांस की इमारत को देखने लगी। उसने मादक प्रसन्नता का भाव दिखाया। इस बीच हवा में उड़ते हुए वेई आशु ने सच्चाई का खुलासा किया।
मैंने आपको विशेष रूप से इस प्रशिक्षण सूची में जोड़ा है। बाहर जाना, अनुभव प्राप्त करना और लोगों से मिलना फायदेमंद है। हालांकि क्या आप फाउंडेशन स्थापना चरण में नहीं थे? आप इतनी जल्दी गोल्डन कोर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ गए? ये सुनकर ये यूं घबरा गया। 2 दिनों में एक बड़े दायरे को पार करना वास्तव में समझाना कठिन था। जैसे ही ये यूं सोच रहा था, वे आशु ने एक चंचल मुस्कान दिखाई। तो तुम अपनी असली ताकत छिपा रहे हो, है ना? बाद में आप इसे बुझी पीक पर गुप्त नहीं रख सकते थे, इसलिए आपने अब और नहीं छिपाने का फैसला किया। आप वास्तव में हमेशा गोल्डन कोर क्षेत्र में रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये यू ने बार बार सिर हिलाया, साथ ही चुपचाप वे आशु की कल्पनाशील सोच की प्रशंसा भी की। जैसा कि एक गुप्त एजेंट से अपेक्षा की जाती है, उसका दिमाग तेज है। लेकिन यह मामला ये यू के लिए एक अनुस्मारक के रूप में भी काम किया। ऐसा लगता है, यदि वह भविष्य में फिर से साधना में आगे बढ़ता है, तो उसे अपना वास्तविक स्तर छिपाना होगा। अन्यथा इसे समझाना सचमुच कठिन होगा। बाद में वी आशु ने इस प्रशिक्षण यात्रा के लिए सावधानियों के बारे में बताया। पब फ्यूचर विज्ञापन। जिस स्थान पर वे जा रहे थे उसे सृष्टि का वन कहा जाता था। यह एज और क्लाउड संप्रदाय से बहुत दूर नहीं था। बाहरी क्षेत्रों में लगभग कोई क्रूर आत्मिक जानवर नहीं थे। इसे अजूर क्लाउड सेक्ट के प्रशिक्षण के लिए कल्याण क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। ये सिर्फ नवपदोन्नत आंतरिक शिष्यों को बाहरी वातावरण का अनुभव कराने के लिए था। कोई खतरा नहीं था, इसलिए जिन बुजुर्गों को समूह का नेतृत्व करना था वे भी आलसी हो गए। उन्होंने बस संत और कुछ शक्तिशाली आंतरिक शिष्यों को टीम का नेतृत्व करने दिया। बेशक प्रशिक्षण के लिए पुरस्कार भी थे। सृजन के जंगल में सबसे अधिक आत्मिक जानवरों को मारने वाले को पुरस्कार के रूप में क्यूई रिफाइनिंग पिल्स की एक बोतल मिल सकती थी। इसे लेने से थोड़े समय के लिए खेती की गति बढ़ सकती है। बंद कमरे में प्रशिक्षण के लिए यह एक बड़ी सहायता थी। हालांकि ये केवल नवजात आत्मा चरण से नीचे के कृषकों के लिए उपयोगी था। नेसेंट सोल स्टेज के ऊपर ये बहुत प्रभावी नहीं था, और चूंकि वे आशु मध्य गोल्डन कोर चरण में थी, वह स्वाभाविक रूप से इस प्रशिक्षण टीम का हिस्सा थी। उसने उदारतापूर्वक कहा, अगर इस बार मुझे क्यूई रिफाइनिंग गोलियां मिल गईं, तो मैं आपके साथ आधी बोतल साझा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ बहन। ये यू ने आभार व्यक्त किया। ईमानदारी से कहूं तो वे आशु बहुत अच्छे थे, लेकिन क्यूई रिफाइनिंग गोलियां ये यू के लिए बहुत उपयोगी नहीं थीं, क्योंकि उनकी साधना में मेहनत नहीं बल्कि सपनों में घटित होती थी। एक क्षण बाद वे आशु ये यू को एजोर क्लाउड संप्रदाय के बाहर ले आया। उड़ती हुई तलवार तेजी से नीचे गिरी। दोनों के कूदने के बाद तलवार अचानक सिकुड़ गई और वे आशु के पीछे म्यान में उड़ गई। कार्रवाइयों की श्रृंखला सहज और तरल थी और बहुत प्रभावशाली थी। इससे ये यू को ईर्ष्या होने लगी और उसने बाद में अपने मालिक से उड़ने वाली तलवार मांगने का फैसला किया। अब चूंकि वह गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर था, वह तलवार से उड़ सकता था। पब फ्यूचर विज्ञापन और ट्रू क्विंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट में तलवार से उड़ने वाला अनुभाग शामिल था। सैद्धांतिक रूप से वह भी वे आशु की तरह तलवार पर उड़ सकता था, लेकिन कल्पना करना और अभ्यास करना हमेशा दो अलग चीजें हैं। ये यू ने इसे बाद में आजमाने का फैसला किया। फिर उसने आसपास देखा। उन्होंने पाया कि यहाँ लगभग 30 लोग एकत्र हैं। उनमें से अधिकांश प्रारंभिक गोल्डन कोर चरण में थे। केवल कुछ ही मध्य गोल्डन कोर चरण या फाउंडेशन स्थापना चरण के शिखर पर थे। वे सहज भाव के साथ 3 या 4 के समूह में खड़े थे। ऐसा लगता है कि वे आशु सही थे। ये प्रशिक्षण यात्रा वास्तव में खतरे के बिना हो सकती है। ये किसी वसंत ऋतु की सैर जैसा है। अगले ही सेकंड हवा में किसी चीज के टूटने की 3 आवाजें सुनाई दी। एक तेज नजर वाला शिष्य तुरंत पलटा। हाथ जोड़कर वह चिल्लाया, आपका स्वागत है संतेस और 2 वरिष्ठ भाइयों। ये यूं पलटा, अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। अध्याय 33 असामान्य वातावरण और असामान्य लोग। हमेशा से ये यू के दिल में
भले ही 10,000 सोल्स हॉल वास्तव में अस्तित्व में था, ये साबित नहीं कर सका कि सपनों की दुनिया के पात्र पूरी तरह से वास्तविक थे। लेकिन अब उसके सामने हवा में खड़े व्यक्ति ने ये यू को स्पष्ट रूप से एहसास कराया। सपनों की दुनिया में न केवल संप्रदाय वास्तव में अस्तित्व में थे, बल्कि लोग भी मौजूद थे। पहली बार जब उन्हें उत्कृष्ट जोड़ स्वप्न मूल्यांकन प्राप्त हुआ, तो उनका स्वप्न स्वयं सोल रिफाइनिंग हॉल का हॉल मास्टर बन गया। अंत में उसे एजोर क्लाउड संप्रदाय की संत यून राओमू ने मार डाला। भले ही 2 दिन बीत गए हों, ये यू अभी भी यून राओमू की उपस्थिति को नहीं भूला था। लेकिन अब यून राओमू उसके ठीक सामने खड़ा था, जीवंत और वास्तविक, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी नज़र उसी पर टिकी हुई थी। ये यू का दिल अचानक डूब गया। उसने झट से अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। क्या एजोर क्लाउड संप्रदाय की यह संत अब भी सपने की यादें बरकरार रख सकती हैं? वह पूरी तरह से एक आपदा होगी। आप देखिए, वर्तमान ये यू केवल गोल्डन कोर स्टेज पर था। वह कहीं भी इतना मजबूत नहीं था कि दूसरों का मुकाबला कर सके। बेशक इस अवधि की यून राओमू स्पष्ट रूप से सपने में अपने स्तर तक नहीं बढ़ी थी, लेकिन एक संत के रूप में उसके पास अभी भी ये यू को मारने की पर्याप्त क्षमता थी। हालांकि एक आशावादी होने के नाते ये यू ने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि वह निश्चित नहीं हो गया। तो उसने धीरे से पूछा, फिर संतेस का नाम क्या है? यून राओमू। क्यों, क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी है? वे आशु ने हल्के से चिढ़ाया, जिससे ये यू और भी अधिक चिंतित हो गया। उसने बार बार अपना सिर हिलाया। सब खत्म हो गया। ये वास्तव में यून राओमू है। अब उसे डर था कि वह उस पर शक कर सकती है। यदि उसने अपनी तलवार खींच ली, तो वह क्या कर सकता था? ये यू ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। कभी कभी जो लोग असामान्य कार्य करते हैं वे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए उसने अधिक शांत दिखने की कोशिश करते हुए फिर से अपना सिर उठाया। सौभाग्य से यून राओमू को सपने की कोई भी स्मृति याद नहीं रही। उसने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। इससे ये यू ने राहत की सांस ली। अच्छा ही हुआ। ऐसा लगता है कि सपने की यादें आगे नहीं बढ़तीं। वह पहले से ही काफी था। दूसरी ओर यून राओमू ने धीरे से कहा, इस प्रशिक्षण का स्थान सृजन का जंगल है। संप्रदाय के व्यस्त कार्यक्रम के कारण इस प्रशिक्षण का नेतृत्व करने वाले मैं, वरिष्ठ भाई किंतियान्या, वरिष्ठ भाई वुकेफा और वरिष्ठ भाई हो बुजियान हैं। कृपया किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमारी व्यवस्था का पालन करें। ये सुनकर वे आशु की भौहें चढ़ गईं। हो बुजियान, वह यहाँ क्यों है? उसने पहले ही पूछताछ कर ली थी और पता चला कि उसने आधे महीने पहले ही अपना टीम नेतृत्व प्रशिक्षण कार्य पूरा कर लिया था। अब वह क्यों आएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे हो जेन और हो वान की मौत के बारे में कुछ संदिग्ध पता चला हो? क्या वह यहाँ जांच करने आया है? जब वे आशु विचार कर रहा था, एक आकृति आकाश से उतरी। वह स्याही के रंग का वस्त्र पहने एक युवक था। उनके नैन नक्श स्त्रैण थे, जो समग्र रूप से असहजता का एहसास करा रहे थे। ये व्यक्ति हो बुजियान था। ये यू ने आगे देखा। उसने देखा कि हो बुजियान भी इसी ओर देख रहा था। नहीं, सटीक रूप से कहें तो वह ये यू के बगल में वे आशु को देख रहा था। ऐसे अजीबोगरीब दृश्य से ये यू भी सतर्क हो गया। लंबे समय के बाद यून राओमू, हो बुजियान और अन्य लोगों के मार्गदर्शन में अंतरिक्ष शिष्य उत्तर की ओर चले और एक विशाल जंगल के बाहरी इलाके में पहुंचे। ये स्थान सृष्टि का वन था। ऐसा कहा जाता है कि अंदर ही अंदर क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र में एक महान राक्षस है, लेकिन इसे कभी किसी ने नहीं देखा। वर्षों से कृषकों द्वारा निरंतर घेराबंदी के साथ फाउंडेशन स्थापना चरण में केवल कुछ छोटे राक्षसी सृजन के जंगल के बाहरी इलाके में बचे थे। जहां तक गोल्डन कोर स्टेज और उससे ऊपर के लोगों की बात है, वे जंगल के अंदर छिप गए, शायद ही कभी बाहर आए। इसलिए सृजन का वन संप्रदाय प्रशिक्षण के लिए एक आदर्श स्थान बन गया। यह अभ्यास करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। यून राओमू ने धीरे से कहा, इस प्रशिक्षण की अवधि 2 दिन है।
हम 2 दिनों में यहाँ फिर से एकत्र होंगे। आप में से प्रत्येक को एक ज़ेड पत्थर मिलेगा। यदि आपको कोई खतरा आता है जिसे आप संभाल नहीं सकते हैं, तो आप इसे आध्यात्मिक शक्ति से भर सकते हैं। बड़े भाई और मैं जल्दी आएंगे। याद रखें, ये प्रशिक्षण मुख्य रूप से सृजन के जंगल के बाहरी इलाके पर केंद्रित है। आंतरिक जंगल में प्रवेश न करें। 2 दिनों में हम आपके द्वारा शिकार किए जाने वाले प्राणियों की गुणवत्ता के आधार पर आपको रैंक देंगे। पहले से तीसरे स्थान तक सभी को पुरस्कार मिलेगा। ये सुनकर कई शिष्यों ने सिर हिलाया और सम्मानजनक इशारों से जवाब दिया। इसके बाद यूं रामू, हो बुजियान और अन्य की निगरानी में वे एक एक करके सृजन के जंगल में प्रवेश कर गए। एक बार जब ये सभी शिष्य अंदर आ गए, तो हो बुजियान ने अपने भंडारण स्थान से एक लकड़ी का बक्सा निकाला। उसने धीरे से उसे खोला और उसके भीतर से एक काली ड्रैगनफ्लाई उड़कर बाहर आई। एक क्षण तक हवा में मदराने के बाद वह सृष्टि के वन की ओर उड़ गया। ये देखकर युन रामू ने हो बुजियान पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। यह एक छोटी सी चीज है जो ध्यान आकर्षित नहीं करती है, लेकिन ये हमें दृष्टि साझा करने की अनुमति देती है। इन शिष्यों पर इसका उपयोग करने से हमें उनकी सुरक्षा का बेहतर निरीक्षण करने में मदद मिल सकती है। हो बुजियन ने समझाया। तुरंत ही किन तियान्या और वो किफा दोनों से अनुमोदन प्राप्त हुआ। भाई हो का विचार वास्तव में गहन है। इस आइटम के साथ हम खुद को बहुत सारी परेशानी से बचा लेंगे। बिल्कुल, हम अंततः एक ब्रेक ले सकते हैं। जवाब में हो बुजियान शांति से मुस्कुराया, अपने पैरों को पार किया और बैठ गया। हालांकि यूं रामू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह हैरान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मूल रूप से वो और वो किफा और किन तियान्या इस प्रशिक्षण का नेतृत्व करने वाले थे। हालांकि हो बुजियान ने कनिष्ठ शिष्यों की सुरक्षा का हवाला देते हुए स्वेच्छा से प्रशिक्षण के नेता के रूप में कार्यभार संभालने के लिए सहमति व्यक्त की। हो बुजियान पहले से ही नवजात आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था और उसकी ताकत सामान्य बुजुर्गों की तुलना में थी। उनकी सक्रिय भागीदारी को देखते हुए स्वाभाविक रूप से कोई भी इनकार नहीं करेगा। फिर भी युन रामू इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि कुछ गड़बड़ है। उनकी राय में हो बुजियन अपने मददगार स्वभाव के लिए बिल्कुल नहीं जाने जाते थे। इसके अलावा अब उन्होंने स्वेच्छा से एक साझा दृष्टि उपकरण निकाला था। सब कुछ बहुत असामान्य लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि वरिष्ठ भाई हो कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। सृजन के जंगल के अंदर ये यू और वे आशु साथ साथ चले। ये यू ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ बहन, क्या आपको लगता है कि हो बुजियान हमारे लिए आई थी? मुझे नहीं पता। हो जेन और हो वांग की मौत की रिपोर्ट के बाद वह मेरी तलाश में भी नहीं आया। लेकिन मुझे याद है कि उसका नाम इस अभियान की सूची में नहीं था। तो वह यहाँ क्यों है? वे आशु की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। वो कुछ घबराई हुई महसूस कर रही थी। इस एहसास ने उसे बहुत असहज कर दिया। ये यू ने गहरी आवाज में कहा, भले ही वो हमारे लिए आए या नहीं, हमें सतर्क रहना चाहिए। वे आशु ने सिर हिलाया। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर ही अंदर परेशान महसूस कर रही थी। यदि उसे हो जेन और हो बुजियान के साथ हो वांग के रिश्ते के बारे में पता होता, तो उसने पहले ही उनकी मौत की सूचना नहीं दी होती। ये कहना बेहतर होता कि वे लापता हो गए थे। इस तरह वो कुछ समय के लिए सभी को बेवकूफ़ बनाने में सक्षम हो सकती थी। लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वे आशु ने थोड़ा सिर हिलाया। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे लगभग एक अगरबत्ती के बराबर समय तक सृजन के वन में रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक एक भी आत्मिक जानवर का सामना क्यों नहीं हुआ? यह अवास्तविक लग रहा था। वे आशु सृजन के जंगल से अपरिचित नहीं थे। वह पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी थी, लेकिन आज की स्थिति उनके लिए अभूतपूर्व थी। संभवतः यहाँ क्या हो रहा होगा? ये यू ने वे आशु को अपने ट्रक पर रुकते देखा। उत्सुकतावश उसने पूछा, बड़ी बहन, क्या दिक्कत है? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक दूर से चीख की आवाज आई। अध्याय 34, मुझे तलवार दो। सृष्टि के वन में
चीखें लगातार बढ़ती गईं। कभी कभी आकाश में प्रकाश की किरणें फूटती थीं। इसने संकट संकेत ज़ेड पत्थरों के सक्रिय होने का संकेत दिया। ये देखकर यू राउमू और बाहर के अन्य लोगों ने तुरंत गंभीर भाव व्यक्त किए। क्या हो रहा है? एक ही समय में इतने सारे शिष्यों पर हमला क्यों हो रहा है? कारणों की परवाह मत करो, पहले देखते हैं क्या हो रहा है। एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद यू रामू, किन त्यान्या और वू किफा तुरंत सृजन के जंगल में चले गए। इस बीच हो बुजिन हल्के से मुस्कुराए। वो हड़बड़ी में नहीं, शांति से आगे बढ़ा। साथ ही उन्होंने दोनों हाथों से हैंड सील बनाई। सृजन के जंगल के ऊपर एक काला ड्रैगनफ्लाई अचानक फट गया, जिससे एक काला अवरोध बन गया जिसने पूरे जंगल को ढक लिया। इसके साथ ही वी आशु और ये यू ने भी परेशान भाव रखे। घने जंगल से कई काले काले भूत निकले, उन दोनों को घेर लिया और हमला करने की तैयारी कर रहे थे। सहज रूप से वी आशु ने तलवार के इशारे से अपना बायां हाथ ऊपर उठाते हुए खुद को ये यू के सामने खड़ा कर लिया। उसकी उड़ती हुई तलवार अपने आप म्यान से खुल गई, उसके सामने खड़ी हो गई और फीकी सफ़ेद रोशनी उत्सर्जित करने लगी। ये यू ने भ्रमित होकर आत्माओं और भूतों को चारों ओर देखा। क्या हमें सृष्टि के जंगल में केवल आत्मिक जानवरों का सामना नहीं करना चाहिए था? आत्माएं भी कैसे प्रकट हो रही हैं? वी आशु ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, इन भूतों को किसी ने यहाँ बुलाया है। वे 10,000 सोल्स हॉल से हमारी आत्मा इकट्ठा करने की तकनीक से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ अंतर हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि हमें किसी ने निशाना बनाया है। मेरे पीछे रहो और हिलो मत। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, आसपास के भूतों ने तुरंत हमला बोल दिया। वी आशु ने तुरंत एजोर क्लाउड तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी उड़ने वाली तलवार प्रकाश की एक धारा में बदल गई जिसने उसे घेर लिया और भूतों के हमलों को रोक दिया। हालांकि ये भूत स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली थे। उड़ती हुई तलवार से वार करने पर भी वे तुरंत तितर बितर नहीं हुए। इसके बजाय वे वी आशु की ओर बढ़ते रहे। भूतों को अंदर आते देख वी आशु ने अपने हाथ जोड़ लिए और उसकी उड़ती तलवार से रोशनी अचानक तेज हो गई। फिर वह तेजी से हवा में उठा और कई गुना बड़ा हो गया। इसने बिजली की गति से सभी भूतों को भेद दिया। इस कदम के बाद आसपास के भूत तुरंत शून्य में विलीन हो गए। वी आशु का रंग कुछ पीला पड़ गया, उसका शरीर हिल गया। सौभाग्य से ये यू ने समय रहते उसे सहारा दिया और उसे गिरने से बचा लिया। ये यू ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस अपनी तकनीक के साथ सीमा पार करने से थक गया हूँ। ये जगह लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। चलो चलें। वी आशु की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। अब उसे यकीन हो गया था कि 10,000 सोल्स हॉल की आड़ में किसी ने जानबूझकर एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों पर घात लगाकर हमला किया था। 10,000 सोल्स हॉल के अंडरकवर एजेंट के रूप में वी आशु और ये यू को किसी भी स्थिति के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया गया होगा। यह अचानक हमला निश्चित रूप से 10,000 सोल्स हॉल की शैली नहीं था। आप कहाँ जा रहे हैं? एक धीमी, भयावह आवाज निकली। वी आशु और ये यू ने ऊपर देखा और हो बुजिन को ऊपर से धीरे धीरे उतरते हुए देखा, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया। वी आशु ने धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई हो, यहाँ भूत छिपे हुए हैं। मुझे संदेह है कि कोई जानबूझकर हमारे एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों पर घात लगाकर हमला कर रहा है। हमें सुदृढ़ीकरण के लिए एक संकट संकेत भेजना चाहिए। ये सुनकर हो बुजियान ने भावशून्यता से अपना सिर हिलाया। सुदृढ़ीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य आप सभी का यही मरना है। वी आशु और ये यू के चेहरे बहुत बदल गए। तो हमले के पीछे हो बुजियान था। वह ऐसा क्यों करेगा? यदि यह सिर्फ अपने दो बेकार चचेरे भाइयों हो वांग और हो जेन का बदला लेने के लिए है, तो क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? आखिरकार एजोर क्लाउड संप्रदाय के 30 आंतरिक शिष्यों के अलावा यहाँ एक संत भी हैं। क्या हो बुजियन संत को भी मारने की योजना बना रहा है? वी आशु और ये यू के दिलों में संदेह को समझते हुए हो बुजियान ने शांति से कहा,
मूल रूप से ये ऑपरेशन आप दोनों के लिए नहीं था। आपको बस अतिरिक्त क्षति होनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने सूची में आपके नाम देखे तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। आखिरकार, हालांकि मेरे 2 चचेरे भाई मूर्ख हैं, वे इतनी आसानी से नहीं मरते। वे आशु परेशान दिख रहे थे। तो आखिर हो बुजियन ने कुछ अजीब खोज लिया। वे आशु के विचार दौड़ पड़े। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, ये सही है, मैंने तुम्हारे 2 मूर्ख चचेरे भाइयों को मार डाला। इसका ये यू से कोई लेना देना नहीं है। उसे जाने दो। ये सुनकर ये यू ने आश्चर्य से वे आशु की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला इतनी नेक होगी और सारा दोष अपने ऊपर ले लेगी। वास्तव में वे आशु जानबूझकर हर चीज के लिए दोष नहीं ले रहा था, लेकिन स्थिति इस हद तक बढ़ गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने इसे कैसे समझाया, हो बुजिन उन पर विश्वास नहीं करेंगे। उन दोनों के यहीं मर जाने से बेहतर था कि कोई एक व्यक्ति अकेले ही इसका सामना कर ले। हो बुजियान ने शांति से कहा, मूर्ख मत बनो। जो भी आज मुकदमे के लिए यहाँ आया है वो यहीं मर जाएगा। कोई भी बच नहीं सकता। अपने भाग्य को स्वीकार करो और मैं इसे तुम्हारे लिए कम दर्दनाक बना दूंगा। अगले ही पल नवजात आत्माचरण के लिए अद्वितीय दबाव तुरंत क्षेत्र में फैल गया, जिससे वे योशु, जो पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति से क्षीण हो गया था, पूरी तरह से निराश महसूस करने लगा। वास्तव में हो बुजिन वास्तव में नवजात आत्माचरण तक पहुंच गया था। अब वे संभवतः कैसे वापस लड़ सकते थे। दायरे में भारी अंतर के कारण वे योशु में विरोध करने की थोड़ी सी भी इच्छाशक्ति नहीं बची। वो केवल तभी देख सकती थी जब हो बुजियान धीरे धीरे पास आ रही थी। इस समय ये यू ने अचानक कहा, मुझे तलवार दो। क्या? वे आशु ने अविश्वसनीय ढंग से उसकी ओर देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये यू एक नेसेंट सोल स्टेज कल्टिवेटर का सामना करने के खिलाफ संघर्ष करने का क्या इरादा रखता है। वे आशु की हतप्रभ अभिव्यक्ति को देखकर ये यू ने आगे समझाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वो अपने सामने तलवार पकड़कर आगे बढ़ा। प्रारंभ में तलवार ने अनियंत्रित रूप से कांपते हुए विरोध किया, लेकिन जैसे जैसे ये यू ने उसमें आध्यात्मिक शक्ति भरना जारी रखा, तलवार शांत हो गई। ये देखकर हो बुजियान की भावशून्य अभिव्यक्ति अचानक मुस्कुराहट में बदल गई। उसने ये यू को दिलचस्पी से देखा। कितना पेचीदा है। क्या शुरुआती चरण का गोल्डन कोर कल्टीवेटर अभी भी विरोध करना चाहता है? बहुत अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ कौन सी तलवार तकनीक जुटा सकते हो। हो बुजियान के उपहास का सामना करते हुए ये यू ने कोई बहस नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली, तलवार को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया और किंगलियन थंडर तलवार कला को निष्पादित करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। एक पल में बादल रहित आकाश से एक विशाल गड़गड़ाहट सुनाई दी। हो बुजियन के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने अचानक आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, असंभव, तुम इस तकनीक को कैसे जान सकते हो? तुम कौन हो? ये यू ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तलवार के तेज प्रहार के साथ ड्रैगन के समान मोटा एक नीला वज्र आकाश से उतरा। इसने बिना गति खोए सृजन के जंगल के ऊपर अवरोध को तोड़ दिया और तुरंत हो बुजियान से टकराया। बूम! जबरदस्त गर्जना के बाद एक विशाल और अतुलनीय गहरा गड्ढा सामने आ गया। नेसेंट सोल स्टेज कल्टीवेटर हो बुजियान की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई, उनका शरीर नष्ट हो गया। वे आशु ने स्थिर होकर आगे की ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, आप इस तकनीक को कैसे जान सकते हैं? क्विंगलियन थंडर तलवार कला एज्योर क्लाउड संप्रदाय की सर्वोच्च तलवार तकनीक है। केवल बड़ों की सीधी पंक्ति और संत ही इसे सीखने के योग्य हैं। आप कौन हैं? अध्याय 35। आओ कुछ आनंद लें। ये यू को बहुत सदमा लगा। क्विंगलियन थंडर तलवार कला एज्योर क्लाउड संप्रदाय की स्थापना की नींव है। केवल बड़ों और संतियों की सीधी पंक्ति ही इसे सीख सकती है। ये कैसा मजाक है? फिर ट्रू क्विंगलियन थंडर तलवार कला क्या है? क्या इसे सीखने की योग्यता केवल संप्रदाय गुरु के पास है? लेकिन
क्या क्विंगलियन थंडर तलवार कला वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण थी? ये यू को अचानक याद आ गया। सपने में जिस परी ने किंगलियन थंडर तलवार कला भेजी थी, उसने कहा था कि यह चोरी हो गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह इतना काफी है कि ये दुश्मन को मार सकता है। ईमानदारी से कहूँ तो ये यू मूल रूप से हो बुजियन को एक पल के लिए रोकने के लिए क्विंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट का उपयोग करना चाहता था। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तलवार का एक वार वास्तव में उसे तुरंत मार डालेगा। इस तकनीक की शक्ति सचमुच बहुत अधिक है, लेकिन उसे वेई आशु को ये बात कैसे समझानी चाहिए? जैसे ही ये यू परेशान था, वेई आशु अचानक आत्मनिंदा से मुस्कुराया। वास्तव में एल्डर होंगलुआन के चरित्र को जानने के बाद वह जो कुछ भी करती है उससे किसी को आश्चर्य नहीं होगा। ये किंगलियन थंडर तलवार कला उसने तुम्हें ये सिखाया है ना? उद्धरण चिन्ह डॉट। हाँ, उसने मुझे ये सिखाया था। कृपया इस मामले का जिक्र न करें। ये यू ने गंभीर होने का नाटक किया। ये सही है। ये वास्तव में ऐसा ही है। लेकिन मास्टर होंगलुआन ने मुझे ट्रू क्विंगलियन थंडर तलवार कला सिखाई। मेरे पास अभी तक इसकी खेती करने का समय नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे बाद में इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करना होगा। ट्रू क्विंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट की शक्ति और भी अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा किंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट की नींव के साथ इस संस्करण का अभ्यास करना बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। जब वे बात कर रहे थे तो दूर से कई भूत उनकी ओर दौड़े। ये देखकर वेई आशु ने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग से एक संचार पत्थर निकाला और ये यू के हाथ में रख दिया। मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। मुझे अपने साथ लेकर आप ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। मेरी परवाह न करें। सृजन के जंगल के बाहर जाएं और इस संचार पत्थर का उपयोग करके मदद के लिए कॉल करें। अन्यथा हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। ये यू ने दृढ़ता से संचार पत्थर को वापस वेई आशु के हाथ में धकेल दिया। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, आप मदद के लिए कॉल संभालें। पहले छिपने के लिए जगह ढूंढें। मैं इन चीजों को दूर कर दूंगा। अगले ही पल ये यू तेजी से आगे बढ़ा और आते भूतों को देखकर सीटी बजाई। उसने सफलतापूर्वक उनका ध्यान आकर्षित किया और दूर स्थान की ओर भागने लगा। ये दृश्य देखकर वेई आशु को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। फिर उसने खुद को स्थिर किया, एक पेड़ पर छलांग लगाए और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करते हुए ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इस बीच ये यू की पागलपन भरी दौड़ के कारण उसके पीछे इकट्ठा होने वाले भूतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मोटे तौर पर गिनती करने पर उनमें से लगभग 100 थे। ये यू ने पीछे मुड़कर देखा और एक घना काला द्रव्यमान देखा। उसका हृदय चिंता से धड़कने लगा, लेकिन फिर वह अचानक अपनी जगह पर रुक गया, स्थिर खड़ा रहा। इन भूतों को और करीब आने देना। ये यू मृत्यु की कामना नहीं कर रहा था। उसने अचानक अपनी कमर पर लिचुन जेड की उपस्थिति देखी थी। ये शीर्ष श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां क्लेश क्रॉसिंग रियलम कल्टीवेटर के पूर्ण शक्ति वाले प्रहार का भी सामना कर सकती हैं। वो इन भूतों से कैसे डर सकता है? निश्चित रूप से जैसे ही आसपास के भूत अंदर आए और हमला किया, ये यू की कमर के चारों ओर लिचुन जेड एक फीकी रोशनी से चमक उठा, जिसने उसे एक अदृश्य ढाल में ढक दिया। सैकड़ों भूतों ने लगातार हमला किया, फिर भी वे ये यू को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये स्थिति देखकर ये यू को बहुत राहत महसूस हुई। यदि वे उसकी रक्षा में सेंध नहीं लगा सके तो वह अजेय था। वास्तव में एक शीर्ष श्रेणी का आध्यात्मिक खजाना होने के योग्य इसमें अपनी खूबियां थीं। लेकिन एक पल के बाद ये यू को गुस्सा आने लगा। उसके चारों ओर ये भूत अथक लग रहे थे, भले ही वे लिचुन जेड की रक्षा को नहीं तोड़ सके। उन्होंने फिर भी ये यू को पूरी तरह से घेर लिया। ये काफी परेशान करने वाला था, इसलिए ये यू ने तुरंत 10,000 सोल्स तकनीक का इस्तेमाल किया, ये देखने का प्रयास किया कि क्या वह उन्हें अपने उपयोग के लिए वश में कर सकता है। जब ये यू ने एक भूत के माथे को हल्के से छुआ तो वह पूरी तरह से कांप उठा।
ये यू पर हमला करने के बजाय वह मुड़ गया और अपने बगल के भूतों पर चिल्लाने लगा। ये यू की आंखें तुरंत चमक उठीं। 10,000 आत्माओं की तकनीक वास्तव में प्रभावी थी। फिर ठीक है, आइए शुरू करें। आओ कुछ मजा करें। दूसरी ओर सृष्टि के वन के बाहरी किनारे पर काले वस्त्र पहने 3 लोगों ने एक त्रिकोण आकार बनाया। उन्होंने बीच में सेंटेस युन राउमू को पूरी तरह से घेर लिया। पास की जमीन पर किंतियान्या और वो किफा के शव पड़े थे। इसमें कोई संदेह नहीं था, अब केवल युन राउमू ही खड़ा था। उसने अपनी तलवार हाथ में पकड़ रखी थी और सतर्कता से अपने आसपास का निरीक्षण कर रही थी। हाल के आदान प्रदान से यू राउमू को एहसास हुआ कि उसके विपरीत 3 पुरुषों में से प्रत्येक ने ताकत में उससे आगे निकल गया। उसने एज और क्लाउड सैक्ट से मदद लेने का इरादा किया था, लेकिन सृष्टि का पूरा जंगल पूरी तरह से एक रहस्यमयी शक्ति से घिरा हुआ था, जिसने सभी संचार विधियों को काट दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह निश्चित रूप से एक पूर्व निर्धारित घात था। जैसे ही यू राउमू ने विचार किया कि कैसे मुक्त हुआ जाए, काले वस्त्र पहने लोगों का नेता अचानक कांप उठा। फिर उसने मुंह से खून उगल दिया। ये देखकर अन्य 2 काले वस्त्रधारी पुरुषों ने उत्सुकता से पूछा, लुओ काई, तुम्हें क्या हो गया है? जिन भूतों को मैंने बुलाया था वे बार बार मेरे नियंत्रण से बच रहे हैं। अरे क्या हो रहा है? लुओ काई नाम के व्यक्ति ने अपने हाथ से अपने मुंह से खून पोंछा और गहरी आवाज में कहा, वांग लियांग, ताओ हुआ, चलो इसे जल्दी से सुलझा लें। किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन को रोकने के लिए। ये सुनकर वांग लियांग और ताओ हुआ ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वे एक बार फिर युन राउमू पर रुके। आज्ञाकारी रूप से हमारे साथ रक्त दानव संप्रदाय में वापस आओ और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे, अन्यथा ये तुम्हारी कब्रगाह होगी। यू राउमू ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। तो ये लोग रक्त दानव संप्रदाय से थे। एज और क्लाउड संप्रदाय और रक्त दानव संप्रदाय नश्वर दुश्मन थे। दोनों पक्षों में लगातार तनातनी चल रही थी। कुछ समय पहले एज और क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने रक्त दानव संप्रदाय की एक शाखा का सफाया करने के लिए एक समूह का नेतृत्व भी किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी जल्दी जवाबी कार्रवाई करेंगे। क्या वे एज और क्लाउड संप्रदाय के साथ बातचीत करने के लिए उसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे? यू राउमू की क्षणिक चूक के दौरान ही लुओ काई और ताओ हुआ को मौका मिला। उन्होंने एक साथ हाथ की मुहरें बनाईं। नर्म जमीन से ताज़े लाल रक्त की अनगिनत धाराएं फूट पड़ीं। जल्द ही एक अवरोध बन गया जिसने युन राउमू को पूरी तरह से ढक दिया। रक्त अवरोध अत्यधिक गाढ़ा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यू राउमू ने कितना विरोध किया, वह इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकी। ब्लड डेमन संप्रदाय के तीनों ने तुरंत मुस्कुराहट दिखाई। मिशन पूरा हुआ। अब जो कुछ बचा था वो यू राउमू को रक्त दानव संप्रदाय में वापस ले जाना था। ताओ हुआ ने तुरंत नीचे झुकना शुरू कर दिया, टेलीपोर्टेशन एरे को स्थापित करना शुरू कर दिया। इस बीच वांग लियांग ने आसपास का सर्वेक्षण किया। गहरी आवाज में उन्होंने कहा, हो बुजिन अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वह हमारे साथ नहीं आ सकते? उसकी परवाह मत करो, एक बार सरनी तैयार हो जाने पर हम चले जाएंगे। उसे रहने दो और अपनी सुरक्षा खुद करो। लुओ काई ने थोड़ा सिर हिलाया। सृष्टि के वन की गहराइयों की ओर देखते हुए उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्पष्ट रूप से उसे अभी भी ये पता नहीं चला था कि अचानक 100 से अधिक भूत अचानक नियंत्रण से बाहर क्यों हो गए थे। पृथ्वी पर क्या हो रहा था? इस बीच बैरियर में फंसकर युन राउमू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हालांकि वह बाहर कुछ भी नहीं देख सकती थी, लेकिन वह उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। यू राउमू ने अपनी आखिरी उम्मीद सीनियर हो बुजियान पर रखी थी। आखिरकार सृजन के जंगल में उनके समूह में उनके अलावा हो बुजियन के पास सबसे अधिक खेती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि हो बुजियान सहयोगी नहीं बल्कि दुश्मन है। उसकी आखिरी उम्मीद टूट गई। युन राउमू को ऐसा लगा जैसे सब कुछ खो गया है। जैसे ही टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित होने वाला था, घने जंगल से एक आकृति बाहर निकली।
तुरंत उपस्थित सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। ये यूं था जैसे ही उनकी नजरें मिली, दृश्य में सन्नाटा छा गया। क्या मेरे सपनों में पत्नियां असली हैं? अध्याय 36। मूल रूप से भूतों पर पूरी तरह से दावा करने के बाद ये युवे आशु को खोजने के लिए उसी रास्ते पर लौटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पहले ही पीछा किए जाने के कारण और घबराहट में एक पल के लिए उसे वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। अप्रत्याशित रूप से चलते चलते वह यहाँ पहुँच गया। उसके सामने काले कपड़े पहने 3 आदमी खड़े थे, जो हर तरह से किसी टीवी नाटक के प्रमुख खलनायकों की तरह लग रहे थे। उनके बगल में ताजे खून से बना एक विशाल पिंजरा था, जिसमें रखी सामग्री स्पष्ट नहीं थी। बिना कहे भी ये यूं बता सकता था कि ये लोग निश्चित रूप से अच्छे नहीं थे। सुरक्षा को पहले रखते हुए ये यूं तुरंत वहां से निकलना चाहता था, लेकिन वांग लियांग ने मुस्कुराते हुए व्यंग्य किया। उम्मीद नहीं थी कि अभी भी कोई मछली जाल से फिसल जाएगी। उसे मार डालो और जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये यूं पर नजर डालने के बाद लुओ काई ने तुरंत आदेश दिया। बस एक मात्र गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर बहुत अधिक समय की देरी नहीं करेगा। वांग लियांग द्वारा सहमति में सिर हिलाने के बाद वह धीरे धीरे ये यू के पास पहुंचे। उसी समय उसके शरीर से खून की गाढ़ी धुंध निकली। ये देखकर ये यू ने भौहें चढ़ा लीं। उसकी निगाहें तेज हो गईं। इस काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करने के बाद, अंततः एक व्यवस्था मिलने के बाद, कौन जीना नहीं चाहेगा? इसलिए जो कोई भी उसे जीवित नहीं देखना चाहता, उन्हें जीवित रहने की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। ये यू ने अपनी तलवार क्षैतिज रूप से लहराए, मौत से लड़ने के लिए तैयार। लेकिन वांग लियांग की नज़र में ये सिर्फ एक मरता हुआ संघर्ष था। एक गोल्डन कोर स्टेज नवजात आत्मा स्टेज का विरोध करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक मजाक था। एक पल में वांग लियांग ये यू के सामने आ गए। जैसे ही उसने अचानक एक हथेली बाहर निकाली, एक सघन रक्ताभा ने उसे घेर लिया। ये यू की मृत्यु का कल्पित दृश्य घटित नहीं हुआ। वांग लियांग के सभी हमलों को एक अदृश्य शक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद ये यू पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ गया और सीधे वांग लियांग का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत 10,000 सोल्स तकनीक का प्रयोग किया। जिन सैकड़ों भूतों को उसने अभी अभी वश में किया था, वे दर्दनाक चीखें निकालते हुए अचानक प्रकट हो गए। बहुत ही कम समय में उन्होंने वांग लियांग को खा डाला। ये देखकर लुओ काई और ताओ हुआ में अब पहले वाला संयम नहीं रहा। क्या वह तुम ही थे जिसने मेरे भूत चुराए थे? लुओ काई पूरी तरह से अवाक रह गया। उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। भूत प्रेतों और आत्माओं को 100 वर्षों से भी अधिक परिश्रम से पाला पोसा गया, क्या वास्तव में उन्हें एक गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर ने छीन लिया? और इस बच्चे के हाथों में भूत और भी अधिक शक्तिशाली होकर फूट पड़े। ऐसी गहन आत्मा नियंत्रण तकनीकें। वह निश्चित रूप से एज और क्लाउड संप्रदाय का एक साधारण शिष्य नहीं था। लुओ काई की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। तुरंत अपने हाथों को एक साथ जोड़कर जब उसने उन्हें दोबारा खोला, तो उसने पहले ही एक विशाल आत्मा को बुलाने वाला बैनर निकाल लिया था। उसने अचानक उसे जमीन में गाड़ दिया। देखते ही देखते 100 मील के दायरे में भूतिया चीखें और भेड़ियों की चीखें गूंजने लगीं। यहाँ तक कि तापमान में भी काफी गिरावट आई, जिससे बर्फीला और उदासी भरा एहसास हुआ। अगले ही पल सोल समनिंग बैनर से एक जबरदस्त सक्शन फूट पड़ा, जिससे आसपास के सैकड़ों भूत अपनी जगह पर जम गए। ये यू ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। क्या आप भूतों को फिर से वापस बुलाने के लिए सोल समनिंग बैनर का उपयोग करना चाहते हैं? यह इतना आसान कैसे हो सकता है? ये यू ने एक हाथ से एक जटिल दाववादी मुहर बनाई और ठंडे स्वर में आदेश दिया, इकट्ठा करो। सैकड़ों आत्माएं अचानक एक बेहद घनी भूतिया आभा से भर उठीं। फिर वे एक साथ इकट्ठे हुए, गूंथे हुए और एकत्रित हुए। जल्द ही एक विशाल भूत प्रकट हुआ। एक भयावह आभा उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। कुल मिलाकर ये लगभग पर्याप्त लग रहा था। वह लुओ काई पर गरजा। उसने सीधे सोल समनिंग बैनर को पकड़ लिया और उसे आधा तोड़ दिया।
फिर उसने लुओ काई को पास से उठाया और उसे अपने मुंह में फेंक दिया और उसे वहीं चबा डाला। पूरे मंजर में दर्दनाक चीखें गूंजती रहीं। अब इस ऑपरेशन के एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति के रूप में ताओ हुआ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था, लगातार पीछे की ओर पीछे हट रहा था। नहीं, करीब मत आओ। ये यू के विचार से विशाल भूत ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अचानक बल लगा दिया। इसने तुरंत ताओ हुआ को कुचलकर मार डाला। ये सब पूरा करने के बाद भूत का शरीर धीरे धीरे नष्ट हो गया। एक बार फिर असंख्य आत्माएं ये यू के शरीर में एकत्रित हो गईं। ये 10,000 सोल्स तकनीक का अनोखा पहलू था, अनेक आत्माओं को एक में एकीकृत करना। हालांकि मात्रा इतनी विशाल नहीं थी, फिर भी शक्ति अत्यधिक दुर्जेय थी। हालांकि इसमें बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च हुई। ये यू को पूरी तरह से थका हुआ महसूस हुआ, मानो उसका पूरा अस्तित्व खोखला हो गया हो। लुओ काई, ताओ हुआ और वांग लियांग की मृत्यु के बाद रक्तलाल पिंजरा धीरे धीरे टूटने लगा। सेंटेस युन राओमू ने अंततः अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। जब उसने अपने आसपास का दृश्य देखा तो वह सदमे में हौंफने से खुद को नहीं रोक सकी। यहाँ पृथ्वी पर क्या हुआ था? चारों ओर भूतिया आभा व्याप्त थी, जमीन उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी हुई थी और पास में ही एक मानवाकार आकृति पड़ी हुई थी जिसे लुगदी में तब्दील कर दिया गया था। जबकि यूं राओमू पहले रक्तलाल पिंजरे के अंदर फंसी हुई थी, बाहर कुछ भी देखने में असमर्थ थी। उसने केवल बाहर होने वाली तीव्र लड़ाइयों को सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना विनाशकारी होगा। और यह यूं राओमू का उद्गार ही था जिसने ये यू का ध्यान खींचा। वह ये भी नहीं सोच सकता था कि पिंजरे में फंसा व्यक्ति एजोर क्लाउड संप्रदाय की संत होगी। यह क्या था? एक नश्वर शत्रु को खोजने के लिए एक रहस्यमय बक्सा खोलना। ये यू अभी भी यह नहीं भूला था कि युन राओमू ने ही उसे स्वप्न लोक में मार डाला था, जहां उसने पहली बार एक्सीलेंट जोड़ प्राप्त किया था। इस समय दोनों पक्षों ने एक दूसरे की खोज की। उनकी निगाहें अविश्वसनीय रूप से जटिल हो गईं। ये यू ने पहले ही गणना करना शुरू कर दिया था कि क्या उसे यू राओमू को भी खत्म करने का कोई रास्ता खोजना चाहिए या नहीं। आखिरकार 10,000 सोल्स तकनीक को अपने पास रखने की बात किसी और को बिल्कुल भी पता नहीं चल सकी। लेकिन दुर्भाग्य से इस समय उनके शरीर में शायद ही कोई आध्यात्मिक ऊर्जा बची हो। ये काफी अजीब है। हालांकि यू राओमू के अगले शब्दों ने ये यू के जानलेवा इरादे को दूर कर दिया। अभी क्या हुआ? और अन्य दो रक्त दानव संप्रदाय के साधक कहाँ हैं? यू राओमू की हैरान अभिव्यक्ति देखकर ये यू को लगा कि वह नाटक नहीं कर रही थी। तो उन्होंने अस्थायी रूप से पूछा, क्या आपने अभी नहीं देखा? युन राओमू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पिंजरे के अंदर फंस गई थी, केवल आवाजें सुन सकती थी और कुछ भी नहीं देख सकती थी। क्या तुमने मुझे बचाया? ये सुनकर ये यू को तुरंत बहुत खुशी हुई। देख ना पाना बहुत अच्छा है। ये तो वाकई शानदार है। फिर ये यू ने निर्णायक रूप से कहानी कहने की शैली पर स्विच किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने गलती से यहाँ अतिक्रमण कर लिया था और 3 कृषकों ने उन्हें निशाना बनाया जो उन्हें मारना चाहते थे। हालांकि उसी समय अत्यधिक उच्च साधना वाला एक रहस्यमय व्यक्ति आया। उन्होंने वज्र के वेग से तीनों कृषकों को मार डाला और चले गए। और वर्तमान दृश्य ऐसा ही है। यूं राओमू ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। एक रहस्यमय व्यक्ति, वे उसे क्यों बचाएंगे? इसके अलावा उनके आसपास की भूतिया आभा को देखते हुए हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति संभवतः एक राक्षसी कृषक था। इससे स्थिति और भी विकट हो गई। प्राचीन काल से ही धार्मिकता और बुराई एक साथ नहीं रह सकते। एजोर क्लाउड संप्रदाय को बचाने के लिए एक राक्षसी कृषक संभवतः कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? हालांकि इससे पहले कि युन राओमू बहुत देर तक विचार कर पाता, आकाश से प्रकाश की कई धारियां उतर आईं। उनमें से नेता एजोर क्लाउड सेक्ट मास्टर लुओजी थे। ये यू ने लुओजे की छवि तब देखी थी जब वो एजोर क्लाउड संप्रदाय में शामिल हुए थे। इस तरह उसने उसे पहचान लिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। तुरंत यू राओमू ने आदरपूर्वक लुओजी को प्रणाम किया और कहा, प्रणाम मास्टर।
लुओजी ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपनी नज़र ये यू की ओर कर ली। ये देखकर कि उसने एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्य की पोशाक भी पहनी हुई थी, लुओजी ने और पूछताछ नहीं की। उन्होंने धीरे से कहा, कानून प्रवर्तन हॉल से बुजुर्ग ली न्यानान आपको वापस ले जाएंगे। हम यहाँ चीजें संभाल लेंगे। इतना कहने के बाद एक दुबला पतला ताओवादी आगे बढ़ा। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख ली न्यानान थे। उन्होंने अपनी छाती से एक बैंगनी लौकी को बाहर निकाला, फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया। लौकी अचानक अनगिनत गुना बढ़ गई। यून रामू ने हल्के से छलांग लगाई और उस पर कूद पड़ी। वो ये यू के पास पहुंचना और कहना नहीं भूली, जूनियर ब्रदर सावधान रहें। इस परिचित चेहरे को देखकर ये यू को समाधि का एहसास हुआ। उसके सामने ये संत अब उसके सपनों में भयंकर हत्यारी से बिल्कुल अलग था। अध्याय 37 दबंग होंगलुआन। एजोर क्लाउड संप्रदाय के मुख्य हॉल के अंदर संप्रदाय के मास्टर लुओजे और 8 बुजुर्गों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। सृजन के वन में प्रशिक्षण लेने गए 30 आंतरिक शिष्यों में से केवल 2 ही जीवित बचे। जहां तक अभियान के 4 नेताओं की बात है, केवल सेंटेस यून राओमू ही सुरक्षित निकली। इतने बड़े पैमाने पर हताहतों ने पूरे एजोर क्लाउड संप्रदाय को गंभीर झटका दिया। कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख एल्डर ली न्यानान ने 3 जीवित बचे लोगों यून राओमू, ये यू और वे याशु से पूछताछ के माध्यम से सृजन के जंगल की स्थिति का सारांश दिया। ये सब रक्त दानव संप्रदाय द्वारा सृष्टि के जंगल में सेंटेस यून राओमू को पकड़ने के इरादे से शुरू हुआ और उसके लिए एक घातक जाल बिछाया गया। एजोर क्लाउड संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य हो बुजियन उनके सहयोगी निकले। अंततः एक रहस्यमय व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण ब्लड डेमन संप्रदाय के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई, जिससे उनकी योजनाएं पूरी तरह से विफल हो गईं। सारांश प्रस्तुत किए जाने के बाद एक छोटा मोटा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति मेज पटक कर खड़ा हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, असंभव, बिल्कुल असंभव। मेरा शिष्य हो बुजियान ब्लड डेमन संप्रदाय का जासूस कैसे हो सकता है? बस कुछ शब्द और आपको उस पर संदेह है। ये बहुत हास्यास्पद है। वक्ता हो बुजियान के गुरु एल्डर लेई झांशान थे। वह सीधा साधा था और उग्र स्वभाव का था, हमेशा हो बुजियान को अपना उत्तराधिकारी मानता था। अब इस स्थिति का सामना करते हुए लेई झांशान ने स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। लॉ एन्फोर्समेंट हॉल के बुजुर्ग ली नियानान ने ठंडे स्वर में कहा, बस कुछ शब्द। हो बुजियान ने खुद को कबूल कर लिया और उसने वे याशु की हत्या करने का भी प्रयास किया। यदि शिष्य ये यू ने हस्तक्षेप नहीं किया और उसे नहीं मारा, तो वे याशु जीवित नहीं बच सका। लेई झांशान अविश्वसनीय रूप से हंसे। अपने आप को सुनो, क्या तुम भी मानवीय भाषा बोल रहे हो? ये यू सिर्फ एक गोल्डन कोर क्षेत्र का कृषक है, कुछ खास नहीं। वो संभवतः मेरे शिष्य को कैसे मार सकता है? ये सुनकर उपस्थित कई बुजुर्गों ने सोच समझकर सिर हिलाया। शिष्यों की युवा पीढ़ी में हो बुजियान को वास्तव में शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। उसकी ताकत काफी थी, जो नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंच गई थी। ये यू के लिए वो एक ऐसा शिष्य था जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर नेसेंट सोल क्षेत्र में किसी की हत्या कर रहा है, ऐसी बात की संभावना बेहद कम थी। संप्रदाय मास्टर लुओजी ने मेज पर हल्के से थपथपाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वास्तव में क्या हुआ? एल्डर ली, समझाएं। ली न्यानान ने गहरी सांस ली। धीरे से उन्होंने कहा, शिष्य वे याशु के विवरण के अनुसार ये यू ने हो बुजियान को मारने के लिए किंगलियन थंडर तलवार कला का इस्तेमाल किया था। उनके ये शब्द बोलते ही वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि किंगलियन थंडर तलवार कला में क्या शामिल है। उपस्थित 8 बुजुर्गों में से केवल 2 के पास क्विंगलियन थंडर तलवार कला सीखने की योग्यता थी, बाकी तो पात्र ही नहीं थे। इसके अलावा क्विंगलियन थंडर तलवार कला की सीमा बेहद ऊंची थी। इसमें महारत हासिल करने के लिए गहन समझ की आवश्यकता थी। एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर संभवतः किंगलियन थंडर तलवार कला का उपयोग कैसे कर सकता है?
संप्रदाय के मास्टर लुओजी की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। एजोर क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में उन्होंने संप्रदाय की नींव के लिए क्विंगलियन थंडर तलवार कला के महत्व को समझा। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि उन्होंने कभी भी इस तकनीक को किसी को नहीं बताया था। तो ये यू को ये कैसे पता चला? लेई झांशान ने दबी आवाज में पूछा, क्या आप निश्चित हैं कि वेई आशु ने गलती नहीं की? ये वास्तव में किंगलियन थंडर तलवार कला थी। यदि हाँ, तो उसे किसने सिखाया? इस मामले की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे ये तकनीक सिखाई तो क्या? एक अलसाई आवाज निकली। सभी की निगाहें प्रवेश द्वार की ओर घूम गईं। वहां होंगलुआन हाथ में शराब का जग लेकर लड़खड़ाता हुआ आया। उसे देखकर हर कोई अनायासी तनाव में आ गया। यहाँ तक कि क्रोधित लेई झांशान भी कठिन अभिव्यक्ति दिखाने में मदद नहीं कर सके। संप्रदाय के मास्टर लुओजी जल्दी से खड़े हो गए और कहा, वरिष्ठ बहन आ गई है, कृपया बैठिए। उसकी गर्मजोशी का सामना करते हुए होंगलुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह लेई झांशान के पीछे चली गई। धीमी आवाज में उसने कहा, ये यू मेरा शिष्य है। उसे किंगलियन थंडर तलवार कला जानने में क्या दिक्कत है? क्या आपको इससे कोई समस्या है? लेई झांशान का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। कंस्ट्रक्शन हॉल से एल्डर वू तुरंत उनके पास खड़े हो गए और कहा, कोई समस्या नहीं, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर होंगलुआन किसी अन्य शिष्य को लेंगे। आपने हमें सूचित भी नहीं किया। आइए हम आपको बधाई देते हैं। क्या जब मैं शिष्यों से मिलूंगा तो मुझे आपको रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? होंगलुआन ने अपनी बात को छोटा न करते हुए अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाईं। इससे एल्डर वू को बेहद शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वो केवल अनिच्छा से बैठ सका। बुजुर्ग होंगलुआन, कृपया उसकी बेबाकी को क्षमा करें। जब संप्रदाय के मास्टर लुओजी ने ये स्थिति देखी तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। उसने बड़ों को बाहर जाने का इशारा किया। आठों बुजुर्ग तुरंत उठे और बाहर चले गए। लेकिन जब लेई झांशान दरवाजे पर पहुंचे तो वह अचानक रुक गए और ठंडे स्वर में कहा, यह मामला खत्म नहीं हुआ है। अगर हो बुजियन वास्तव में ब्लड डेमन संप्रदाय के लिए एक जासूस है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर वह निर्दोष है तो उसके गुरु के रूप में मैं स्पष्टीकरण मांगूंगा। बुजुर्ग वू, जो लेई झांशान के पीछे चल रहा था, हिल गया और जल्दी से एक तरफ चला गया। इसके तुरंत बाद एक चमकदार रोशनी दिखाई दी जिसने तुरंत लेई झांशान को गिरा दिया। ये दृश्य देखकर उपस्थित सभी बुजुर्ग अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। पुरानी लेई, ओह पुरानी लेई, यह महिला पहले से ही यहाँ है और आप अभी भी सख्त बातें कर रहे हैं। वास्तव में मृत्यु से जीवन को नहीं जानते हो। क्या आपको लगता है कि वाक्यांश एजोर क्लाउड्स ब्लेड सिर्फ खोखली बात है? ब्ला ब्ला। होंगलुआन अपनी कुर्सी पर बैठी, शराब का जग उठाया और फिर से पीना शुरू कर दिया। इस बीच संप्रदाय के मास्टर लुओजी ने देखा कि सभी बुजुर्ग चले गए। वह धीरे से बोला, वरिष्ठ बहन, क्या आपने ये यू की पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच की है? आप उसे किंगलियन थंडर तलवार कला कैसे सिखा सकती हैं? तुम्हें किसने बताया कि मैंने उसे किंगलियन थंडर तलवार कला सिखाई है? होंगलुआन के शब्दों ने लुओजी को आश्चर्यचकित कर दिया। आपने अभी कहा, हालांकि फिर ये यू ने किंगलियन थंडर तलवार कला कहाँ से सीखी? लेकिन होंगलुआन के अगले शब्दों ने तुरंत लुओजी के चेहरे का रंग उड़ा दिया। मैंने उसे जो सिखाया वह सच्ची किंगलियन थंडर तलवार कला थी। वुझी पीक। वेई आशु ने ये यू को पाया और पूछा कि सृजन के जंगल में क्या हुआ था। ये जानकर कि एक रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, वह भी आश्चर्यचकित रह गई। ये रहस्यमय व्यक्ति कौन हो सकता है जो आत्माओं को नियंत्रित करता है? मुझे पता नहीं है। ये यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सृजन के जंगल में लड़ाई के बाद हालांकि ये यू ने वेई आशु पर दिल से भरोसा किया, फिर भी उसने इस तथ्य को उजागर करने की योजना नहीं बनाई कि उसके पास 10,000 आत्माओं की तकनीक है। इसे समझाना बहुत परेशानी भरा होगा।
एक पल की चुप्पी के बाद वे आशु ने धीरे से कहा, भले ही, तथ्य यह है कि हम दोनों बेदाग निकले, अंततः एक अच्छी बात है। हालांकि इस घटना के बाद एज और क्लाउड संप्रदाय निश्चित रूप से अपने शिष्यों की पहचान की फिर से जांच करेगा। इसलिए हमारे लिए हाल ही में सतर्क रहना सबसे अच्छा है। हाँ, ये यूं सहमत हो गया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यदि वे पहचान सत्यापित करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें। आखिरकार वह निर्दोष था और कोई वास्तविक जासूस नहीं था। बाद में वे आशु ने ये यू के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने के बाद वह मुड़ी और चली गई। आखिरकार यहाँ वुजी पीक पर बात करना असुविधाजनक था। वे आशु के चले जाने के बाद ये यू ने अचानक पास से हंसी की आवाज़ सुनी। क्यों, आप अपने छोटे दाऊ साथी को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये यू ने अपना सिर घुमा लिया। उसने होंगलुआन और लुओजी को उससे कुछ ही दूरी पर खड़े देखा। एक के चेहरे पर चंचल अभिव्यक्ति थी, दूसरे के चेहरे पर चिंता थी। अध्याय 38, दो महिलाओं की मुलाकात। होंगलुआन और लुओजी को अचानक सामने आते देख ये यू का दिल डूब गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वे कब आए? कितनी देर? मैंने अभी वे आशु के साथ किसी भी संवेदनशील विषय पर चर्चा नहीं की, क्या मैंने ऐसा किया? होंगलुआन ने हल्के से हंसते हुए कहा, तस्क तसक, उस अभिव्यक्ति में क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके रहस्य उजागर हो गए हैं और आप नहीं जानते कि कैसे समझाएं? अपनी नसों को शांत करने के लिए एक पे क्यों नहीं लेते? इसके साथ ही उसने लौकी उसके हाथ में थमा दी। स्टॉपर हटाने पर फूलों की सुगंध के साथ मिश्रित वाइन की तेज सुगंध फैल गई। ये यू ने तुरंत महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो रही है। ये स्पष्ट था कि इस लौकी में मौजूद शराब कोई साधारण पेय नहीं था। ये यू इसे लेने के लिए बस पहुंचने ही वाला था, लेकिन होंगलुआन ने तेजी से वाइन लौकी को वापस खींच लिया। अगर तुम नहीं पीना चाहते तो भूल जाओ। ये यू तुरंत अवाक रह गया। मास्टर, आप ऐसे क्यों हैं? लुओजी ने अपना गला साफ किया। धीरे से उन्होंने कहा, सीनियर सिस्टर, क्या मैं इस जूनियर से अकेले में कुछ बातें कर सकता हूँ? होंगलुआन ने कहा, क्या मैंने तुम्हें बात करने से रोका? उसका व्यंग्यात्मक स्वर सुनकर ये यू को तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। सचमुच, मालिक तो मालिक होता है। एज और क्लाउड सेक्ट के सेक्ट मास्टर के सामने भी पीछे नहीं हट रहे। यदि वह व्यंग्यात्मक होना चाहती है तो वह ऐसा करेगी। इससे उनका मूड काफी संतुलित हो गया। लुओजी ने असहायता से अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपनी आस्तीन लहराई, जिससे ये यू बादलों में चला गया। ये देखकर ये यू बहुत हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि संप्रदाय गुरु क्या करना चाहता था। मैंने सुना है कि आप हाल ही में सीनियर सिस्टर होंगलुआन के संरक्षण में शामिल हुए हैं और वह आपका बहुत सम्मान करती हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। सीनियर सिस्टर का काम करने का तरीका अपरंपरागत है। आप धीरे धीरे इसे अपना लेंगे। मैंने आपको यहाँ किसी और चीज के लिए नहीं बुलाया है, सिर्फ आपको सावधान करने के लिए। उस तकनीक को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें, समझे? लुओजी की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से गंभीर थी। फिर वह किंगलियन थंडर तलवार कला की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़े। शुरुआत में ट्रू क्विंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट और क्विंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट एक ही थे। एज और क्लाउड सेक्ट के पहले सेक्ट मास्टर द्वारा स्थापित, उन्होंने इस तकनीक से खेती की दुनिया में अपने लिए एक बड़ा नाम बनाया। बाद में उन्होंने एज और क्लाउड संप्रदाय की स्थापना की। हालांकि ट्रू क्विंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट बेहद मांग वाली और कठिन थी। इसे आसानी से पारित नहीं किया जा सका। इसलिए पहले संप्रदाय मास्टर ने इसकी नींव के आधार पर इस तकनीक के कई पहलुओं को सरल बनाया। उन्होंने क्विंगलियन थंडर तलवार कला बनाई। फिर भी किंगलियन थंडर तलवार कला शक्तिशाली और मांग वाली बनी रही। समय के साथ ट्रू किंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट को इसकी उच्च कठिनाई के कारण कई लोगों द्वारा भुला दिया गया। इस बीच किंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट सफलतापूर्वक फैल गया और एज और क्लाउड सेक्ट की स्थापना की आधारशिला बन गया। लुओजी की कहानी सुनने के बाद
ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वह धीरे से बुदबुदाया, दरअसल यह उतना मुश्किल नहीं लगता है ना। ये सुनकर लुओजी ने एक हाथ से अपनी छाती को ढांक लिया, उसकी अभिव्यक्ति में दर्द था। 1000 साल पहले सीनियर सिस्टर होंगलुआन ने भी यही बात कही थी। ये संक्षिप्त वाक्य सचमुच बहुत दुख लेकर आया। लुओजी एजोर क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर होने के बावजूद उन्होंने अभी भी किंगलियन थंडर तलवार कला में उच्चतम स्तर तक महारत हासिल नहीं की थी। जहां तक ट्रू क्विंगलियन थंडर तलवार कला का सवाल है, उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। उनके अपने गुरु ने एक बार स्पष्ट रूप से कहा था, लुओजी, आपकी योग्यता पर्याप्त नहीं है। आप ट्रू किंगलियन थंडर तलवार कला का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वरिष्ठ बहन को अभी इसे अपने पास रखने दें। प्रारंभ में लुओजी ने सोचा कि वह दिन उसके जीवन का सबसे दर्दनाक दिन था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि होंगलुआन के शिष्य द्वारा आज उसे फिर से इसकी याद दिलाई जाएगी। यह एहसास बहुत असहज था। खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए लुओजी ने अपने आप को वापस पाने की कोशिश की और फिर से कहा, चाहे आप कुछ भी सोचें, ट्रू किंगलियन थंडर स्वॉर्ड आर्ट एजोर क्लाउड संप्रदाय का अंतिम खजाना है। यह अद्वितीय है। चूंकि आपके गुरु ने इसे आपको सौंपा है, इसलिए आपको इसे सावधानीपूर्वक संग्रहित करना चाहिए और इसे किसी और को नहीं देना चाहिए, समझे? ये यू ने सहमति में सिर हिलाया। लुओजी ने अपनी आस्तीन लहराई, ये यू को होंगलुआन की तरफ वापस भेज दिया। वह स्वयं प्रकाश की एक किरण में बदल गया और मुख्य हॉल में लौट आया। आज उसके लिए घावों का एक और दिन था। ये यू एक बार फिर अपने मूल स्थान पर लौट आया। होंगलुआन को अभी भी शराब पीते हुए देखकर वह खुद को थोड़ा द्रवित महसूस करने से नहीं रोक सका। मास्टर सतह पर बहुत अविश्वसनीय दिखता है, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है तो वह स्वतंत्र रूप से उसे एजोर क्लाउड संप्रदाय की शीर्ष स्तरीय तकनीक देती है। बच्चे, मैंने तुम्हें कल ही तकनीक दी थी और तुम आज ही इसका उपयोग कर सकते हो। आप काफी प्रभावशाली हैं। होंगलुआन थोड़ा बदल गया, उसका लहजा अब पहले जैसा उत्साहपूर्ण नहीं रहा। ये यू को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। उफ, मैं इसके बारे में भूल गया। हालांकि ये यू ने अपनी घबराहट जाहिर नहीं होने दी। इसके बजाय उसने शांत होने का नाटक किया और कहा, मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास उच्च प्राकृतिक प्रतिभा है। बकवास मत करो। आपकी योग्यता को आश्चर्यजनक रूप से खराब बताया जा सकता है। मेरे मार्गदर्शन के बिना क्या आप इतनी जल्दी किंगलियन थंडर तलवार कला प्रदर्शित कर सकते हैं? ये बस एक सपना है। होंगलुआन की आकृति अचानक चमक उठी और ये यू के सामने आ गई। उसकी आंखें, जो मूल रूप से शराब पीने के कारण धुंधली थीं, बेहद तेज हो गईं। और इस समय ये यू सचमुच घबरा गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे प्रतिक्रिया दे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये यू को लंबे समय तक घूरने के बाद होंगलुआन अचानक मुस्कुराया। भूल जाओ, दुनिया विशाल है और हर तरह के आश्चर्य हैं। हर किसी के पास रहस्य हैं। यदि आप नहीं कहना चाहते हैं तो मैं और अधिक नहीं पूछूंगा। जब तक आपकी एजोर क्लाउड संप्रदाय के प्रति वफादारी है, ये ठीक है। ये सुनकर ये यू ने तुरंत राहत की सांस ली। उन्होंने गंभीरता से कहा, समझने के लिए धन्यवाद मास्टर। मैं शपथ लेता हूँ, जब तक मैं आपके मार्गदर्शन में एजोर क्लाउड संप्रदाय में हूँ, मैं संप्रदाय को धोखा देने के लिए कभी कुछ नहीं करूँगा। हालांकि ये यू को नहीं पता था कि होंगलुआन ने अचानक इस मुद्दे की जांच करना क्यों बंद कर दिया, लेकिन उसके लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ी राहत थी। अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानता था कि उचित स्पष्टीकरण कैसे दिया जाए। होंगलुआन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और कहा, तो आप बस मुझे शब्दों से धन्यवाद देने की योजना बना रहे हैं? आपका क्या मतलब है, मास्टर? ये यू हैरान था, लेकिन अगले ही पल उन्हें ऑक्सीजन की बेहद कमी महसूस हुई। होंगलुआन ने एक हाथ से ये यू को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसने गहरी आवाज में कहा, शिष्य, कल ताइहुआन पीक पर मेरी एक रात बर्बाद हो गई। यदि तुम वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हो तो मेरे साथ आओ और चारों कोनों पर विजय प्राप्त करो।
मैंने जो कुछ भी खोया है उसे वापस पाओ। क्या आप में आत्मविश्वास है? मम्फ ये यूं मुश्किल से बोल पा रहा था। इस पल में उसे सचमुच समझ में आ गया कि व्यापक दिमाग और गहरे दिल का क्या मतलब है। ये वास्तव में वजन रखता है। पब फ्यूचर विज्ञापन। साथ ही उन्हें ये भी समझ में आया कि लुओजी ने होंगलुआन को अपरंपरागत क्यों बताया। मास्टर की सोच सचमुच बहुत विलक्षण थी। रात हुई। गुयुआन संप्रदाय के अंदर युन वूसी ने कभी नहीं सोचा था कि बू लिंगफेई उसकी तलाश में आएगी। अपने सपने के समान दिखने वाले और उसी नाम वाले इस व्यक्ति को अपने सामने देखकर युन वूसी का दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। यह उसके लिए अविश्वसनीय नहीं था। बू लिंगफेई को यह और भी अधिक चमत्कारी लगा। अपनी स्वप्न अवस्था से जागने के बाद उनकी पहली प्रवृत्ति गुयुआन संप्रदाय में आने की थी। वह देखना चाहती थी कि क्या ये जगह सचमुच उसके सपनों जैसी है। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह यहाँ पहुंची, उसकी अचानक युन वूसी से टक्कर हो गई। अध्याय 39 अंततः महान स्वर्णिम प्रतिभा। गुयुआन संप्रदाय के मुख्य हॉल के सामने युन वूसी और बू लिंगफेई काफी देर तक एक दूसरे के सामने चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने एक स्वर में पूछा, ये यू कहाँ है? ये सवाल सुनकर युन वूसी और बू लिंगफेई तुरंत समझ गए। दूसरे ने भी अपने जैसा ही सपना देखा था। नहीं, शायद ये बिल्कुल भी सपना नहीं था। यह एक मूर्त वास्तविकता थी। थोड़ी देर बाद ये दो परी जैसे प्राणी जो अपने सपनों में जमकर लड़े थे, अब एक कमरे में एक साथ बैठे थे। मुझे नहीं लगता कि यह कोई सपना था। सब कुछ बहुत वास्तविक लग रहा था। इसके अलावा हम पहले कभी नहीं मिले थे, फिर भी अब हम एक दूसरे से इतना परिचित महसूस करते हैं। और एक ही सपना देखना, ये सब बहुत अविश्वसनीय है। युन वूसी का स्वर भावना से भरा था। बू लिंगफेई ने गहरी आवाज में कहा, मुझे भी विश्वास नहीं होता कि यह एक सपना था। इसलिए तत्काल काम ये यू को ढूंढना है। शायद वह हमें जवाब दे सके। युन वूसी इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत थे। तभी उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। वह फुसफुसाए, लेकिन भविष्य के बारे में क्या? ये बेतरतीब सा लगने वाला प्रश्न अगर किसी और ने सुना तो निश्चित रूप से भ्रम पैदा करेगा। लेकिन बू लिंगफेई ने अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझा। युन वूसी पूछ रही थी कि ये यू मिलने के बाद क्या होगा। सच कहूं तो बू लिंगफेई को ये भी पता नहीं था कि भविष्य में क्या करना है। लेकिन सपने में ये यू को अपने सामने मरते देखने का एहसास बहुत दर्दनाक था। बू लिंगफेई वास्तव में दोबारा उस तरह के दर्द का अनुभव नहीं करना चाहती थी। तो गंभीर विचार के बाद उसने धीरे से कहा, तो फिर ये यू की पसंद पर निर्भर करता है। अगर वह फिर भी हम दोनों को चुनता है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगी। युन वूसी ने राहत की लंबी सांस ली। आसमान की ओर देखते हुए उसने बुदबुदाया, मैं भी इसे स्वीकार करूंगी। कोई विकल्प नहीं है। मैं उस दृश्य का दोबारा सामना नहीं कर सकती। ये यू को कम ही पता था, कल रात सपनों के दायरे में दो अमर जैसी महिलाएं, जिनके बीच अनबन चल रही थी, अब आपस में मेल मिलाप कर चुकी हैं। वुझी पीक की चोटी पर ये यू अपने थके हुए शरीर को बांस के घर की ओर खींच ले गया। एक और दोपहर मानव बदला लेने की मशीन के रूप में बिताई गई। होंगलुआन ने एक बार फिर खूब पैसा कमाया। यदि उसने एक बार फिर यह उल्लेख नहीं किया होता कि रात में जुए में उसकी किस्मत खराब थी, तो ये यू ने शायद पूरी रात आराम नहीं किया होता। बांस के घर लौटने पर वह दूसरी वरिष्ठ बहन जी मुलिंग को अपने बिस्तर पर लेटे हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसकी सोने की मुद्रा असाधारण रूप से निर्बाध थी। ये यू की आंखें एक बार फिर अजीबता से भर गईं। जब से यह बांस का घर बनाया गया था, जी मुलिंग काफी अजीब हो गया था। उसका पता लगाना कठिन था। उसने खिड़कियां इतनी पास पास रखने पर जोर क्यों दिया, और वह अपने कमरे में क्यों नहीं सोई? इन सवालों ने ये यू को सिरदर्द बना दिया। उसी समय जी मुलिंग धीरे से जाग गई। वह सुस्त होकर बैठ गई। उसके सिर पर बालों का एक गुच्छा चिपक गया था। काफी मूर्खतापूर्ण लग रहा है। तुम इतनी देर से क्यों आए? आओ और मुझे इसे सूंघने दो। ये सुनकर ये यू असमंजस में पड़ गया।
गंध क्या? वो मदद नहीं कर सका लेकिन पीछे हट गया। ये छोटा सा आंदोलन जी मुलिंग की नज़र से बच नहीं सका। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उफ, उसने अभी अभी अपनी सच्ची भावनाएं बताई थीं। वो इस कनिष्ठ भाई को डरा नहीं सकती थी, अन्यथा वह भविष्य में इतनी अच्छी खुशबू सूंघने कहाँ जाती। जी मुलिंग तुरंत उठी और अपना पिछला ठंडा रवैया फिर से शुरू कर दिया। मेरे बुरे कनिष्ठ भाई, मैं पहले नींद में ही बात कर रहा था। कृपया बुरा मत मानना। जहाँ तक मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आपका कमरा आरामदायक है या नहीं। आप इसे एक वरिष्ठ बहन के रूप में सोच सकते हैं जो अपने कनिष्ठ की देखभाल कर रही है। ऐसा कहने के साथ जी मुलिंग लंबे कदमों में बांस के घर से बाहर चली गई। ये यूं वहीं खड़ा रहा, पूरी तरह से स्तब्ध। वरिष्ठ बहन द्वारा कनिष्ठ भाई की देखभाल में कमरे का परीक्षण भी शामिल है। कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ थी। बहुत बंद। बड़ी बहन को कुछ दिक्कतें होंगी। जैसे ही ये सोच रहा था, उसके बगल वाली खिड़की फिर से खुल गई। अगले दरवाजे से जी मुलिंग की आवाज़ आई, आपको आज रात खिड़की बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ी हवा आना अच्छा है। ये यूं पूरी तरह से चकित था। कैसी ताज़ी हवा? हमारी खिड़कियां एक दूसरे के ठीक बगल में हैं। अगर हम उन्हें खोलते हैं तो ये सिर्फ मेरी हवा आपके अंदर और आपकी मेरी हवा में प्रवाहित होती है। क्या ये व्यावहारिक भी है? आखिरकार ये यूं के बार बार जोर देने के बाद खिड़कियां फिर से बंद कर दी गईं। अपने स्थान पर लौटकर ये यूं बिस्तर पर लेट गया और दिन की घटनाओं को अपने दिमाग में दोहराना शुरू कर दिया। शायद साधना की दुनिया वास्तव में ऐसी ही है। पता नहीं कब खतरा आ जाए। हालांकि 100 से अधिक अच्छी गुणवत्ता वाली आत्माएं प्राप्त करना भी एक छिपा हुआ आशीर्वाद था। जब उन्मुक्त किया जाता है तो वे उसकी अपनी बांह के विस्तार की तरह प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि अब एजोर क्लाउड सेक्ट में होने के कारण यदि संभव हो तो वो 10,000 सोल्स तकनीक जैसी चालों का उपयोग करने से बचेंगे। खोजा जाना विनाशकारी होगा। इसके अलावा ट्रू क्विंडलियन थंडर स्वॉर्ड में शीघ्रता से महारत हासिल करना भी आवश्यक है। ये तकनीक न केवल अपार शक्ति रखती है, बल्कि इसकी उत्पत्ति भी स्पष्ट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कोई भी इसके रहस्यों को नहीं समझ सकता। ये सोचते हुए ये यू ने तुरंत अध्ययन के लिए ट्रू क्विंडलियन थंडर स्वॉर्ड निकाल लिया। केवल 1 घंटे के समय में ये यू ने इसकी सारी सामग्री याद कर ली थी। जो कुछ बचा था उसे धीरे धीरे पचाना था। मुझे अचानक फूलों की गंध क्यों आने लगती है? ये यू ने अपना तकिया सूंघने के लिए अपना सिर घुमाया। वहां से खुशबू आ रही थी। नहीं, अधिक सटीक रूप से इसे सीनियर सिस्टर जी मुलिंग ने पीछे छोड़ दिया था। अप्रत्याशित रूप से, हालांकि सीनियर सिस्टर को ठंड लग रही थी, लेकिन उसकी गंध काफी सुखद थी। बस उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था। ये यू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने एक स्वप्न अनुकरण शुरू किया। समय उड़ गया। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। इस दौरान ये यू की किस्मत खराब थी। 5 दिन, 10 स्वप्न अनुकरण। न केवल उसे कोई मार्शल आर्ट पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि वह केवल एक छोटे दायरे को आगे बढ़ाने में कामयाब रहा, गोल्डन कोर दायरे के मध्य चरण तक पहुंच गया। कारण सरल था, सपने में प्रत्येक अनुरूपित जीवन छोटा और निराशाजनक था। बेतरतीब ढंग से दी गई प्रतिभाएं भी बहुत खराब थीं। लगातार असफलताएं मिलती रहीं, जिससे ये यू बेहद निराश हो गया। 6ठे दिन ये यू ने बीमारी का दावा किया और होंगलुआन के एक अन्य साहसिक कार्य पर उसके साथ जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। दिन के उजाले के दौरान उन्होंने एक और अनुकरण शुरू किया। हर सपना आपके लिए एक नया जीवन है। नक्शा और अक्षर लोड हो रहा है। चयन पूरा हुआ। इस सपने के लिए प्रतिभा, भगवान बनने के लिए हत्या करें स्वर्ण। इन चमकते सुनहरे शब्दों को देखकर ये यू की आंखों में भी आंसू आ गए। महान स्वर्णिम प्रतिभा। पब फ्यूचर विज्ञापन। इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद सिस्टम ने आखिरकार एक स्वर्णिम प्रतिभा प्रदान की। भगवान बनने के लिए हत्या करें,
दूसरों को मारकर आप लगातार मजबूत बन सकते हैं। ये प्रतिभा सभी नियमों की अवहेलना करती है, जैसे प्राकृतिक प्रतिभा और खेती में बाधाएं। सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनने के बाद ये यू को तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। क्या ये वध का मार्ग नहीं था? यदि हाँ, तो आइए सब कुछ तलाशें। आयु 0, आपको जन्म के समय छोड़ दिया गया था। एक दयालु किसान दंपत्ति आपको अंदर ले गए। उम्र 8, आपकी मुलाकात एक दिवंगत अमर बुजुर्ग से हुई। पूछताछ करने पर आपको पता चला कि यह व्यक्ति पास के सिक्स वर्ड संप्रदाय का एक बुजुर्ग है। हालांकि सिक्स वर्ड संप्रदाय बड़ा नहीं है, वहां एक बुजुर्ग होना आपकी नज़र में एक दिव्य व्यक्ति होने के समान है। आपने उनसे विनती की कि वह आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, लेकिन दुख की बात है कि आपको मना कर दिया गया। अध्याय 40, मेरी आत्मा के बैनर के अंदर एक भाई बने। बुजुर्ग ने आपको बताया कि खेती के लिए आपकी प्रतिभा बेहद खराब थी, और भले ही आप जीवन भर मेहनत करते रहें, फिर भी खेती के रास्ते पर चलना मुश्किल होगा। ये शब्द सुनकर ये यूं हंसे बिना नहीं रह सका। तो क्या हुआ यदि उसके पास खेती की प्रतिभा कम है? ये कहने का अधिकार किसे था कि वह इस जीवन काल में कृषक नहीं बन सकता? जब तक उसमें भगवान बनने की प्रतिभा थी, तब तक कुछ भी संभव था। अस्वीकार किए जाने के बाद आपको बहुत दुख हुआ। जिन किसानों ने आपको गोद लिया था उन्होंने आपको सावधानी से सांत्वना दी। उन्होंने आप में यह विश्वास पैदा किया कि किसी का भाग्य पूर्व निर्धारित है। कुछ चींटियों के रूप में पैदा होते हैं, जबकि अन्य पहाड़ के रूप में पैदा होते हैं। इन दोनों की तुलना एक ही सांस में नहीं की जा सकती। केवल वही करना जो किसी की क्षमता के भीतर है, पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक अन्य अस्पष्ट और अलौकिक चीज़ों का सवाल है, इसे जल्दी ही छोड़ देना बेहतर है। हालांकि आप ऊपरी तौर पर सहमत थे, अपने दिल में आप अभी भी एक कृषक के रूप में उड़ने, दुनिया की खोज करने के दृश्यों के लिए उत्सुक थे। इसलिए जब भी आपको रास्ते से गुजरते हुए किसी अमर बुजुर्ग का सामना करना पड़े, तब भी आप अपनी किस्मत आजमाएंगे। 13 साल की उम्र में, इन वर्षों में, आपने कई लोगों से पूछा और उत्तर आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थे। अर्थात आपकी प्रतिभा अत्यंत खराब है, इसलिए साधना के बारे में दिवास्वप्न न देखें। आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन धीरे धीरे आप इस बात को स्वीकार करने लगे। उसी वर्ष आपकी मुलाकात एक दयालु महिला कृषक से हुई जो परी जैसी लगती थी। बाद में आपको पता चला कि वो विंड थंडर टेम्पल की शिष्या थी। उसका नाम रुवान लियान्यू था। हर बार जब वह आपके गांव से गुजरती थी, रुवान लियान्यू आपके लिए एक मीठा और सुगंधित स्पिरिट फल लाती थी। और उसने आपको सांत्वना देते हुए कहा कि भले ही आप विकसित नहीं हो सकते, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति होना भी महान है। जब भी उसे मौका मिलता, वह आपके लिए एक स्पिरिट फल लाती और कहती कि दीर्घायु कोई समस्या नहीं है। उस समय आप मानते थे कि रुवान लियान्यू दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। 15 साल की उम्र में पहाड़ पर शिकार करते समय प्रत्येक शिकार के बाद आपके शरीर में एक गर्म प्रवाह दिखाई देगा। इस एहसास ने आपको पूरी तरह से तरोताजा महसूस कराया, यहाँ तक कि आपकी ताकत और भी मजबूत हो गई। तब से आपने शिकारी बनने के लिए अपना करियर बदल लिया। 18 साल की उम्र में आपने रुवान लियान्यू को पूरे 1 साल तक नहीं देखा था। आपको बहुत असहज महसूस हुआ। देर रात को आप इस खूबसूरत महिला के बारे में ऐसे सोचेंगे जैसे वो कोई दिव्य परी हो। आपके 19वें जन्मदिन पर डाकुओं ने गांव पर हमला कर दिया। पूरे गांव का कत्लेआम कर दिया गया। शिकार से लौटने पर आपने ये दृश्य देखा। ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। 2 दिन बाद किसानों को दफनाने के बाद आपने अपना धनुष और तीर उठाया और एक छुरी से आपने आसपास के सभी 21 डाकुओं को मारने में 3 दिन बिताए। और इस प्रकार आपने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में कदम रखा। इन परिस्थितियों में आपको अपने शरीर के बारे में यह असामान्य चीज पता चली। जब तक आप मारते हैं, आप लगातार मजबूत होते जा सकते हैं। तो आपने सावधानीपूर्वक उन कृषकों का शिकार करना शुरू कर दिया, जिन्होंने अभी अभी क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में प्रवेश किया था।
क्योंकि आपको एहसास हुआ ये कल्टीवेटर आपको अधिक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। 35 साल की उम्र में आपने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में कई कृषकों का शिकार किया। आखिरकार एक दिन आप क्यूई रिफाइनिंग मध्य चरण में आगे बढ़े। लेकिन फिर भी आपने अभी भी केवल प्रारंभिक क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र में किसानों पर हमला करने का साहस किया, क्योंकि आपके पास खेती की कोई तकनीक ही नहीं थी। आप केवल उन्हीं क्यूई रिफाइनिंग कल्टीवेटरों को चुन सकते हैं जिनकी आत्मरक्षा क्षमताएं बहुत खराब हैं। जाल और तीरों ने उन्हें मारना आसान बना दिया। इसके अलावा आप बहुत सावधान थे। लक्षित होने से बचने के लिए हर कुछ दिनों में आप अपना स्थान बदल देंगे। 41 साल की उम्र में आप शुरुआती फाउंडेशन स्थापना चरण में रुके थे। क्यूई रिफाइनिंग किसानों को मारने से होने वाले लाभ बहुत कम थे, बहुत कम। आप बिल्कुल भी नहीं टूट सकते। 43 साल की उम्र में चीजें बदल गईं। आपने गलती से एक क्यूई रिफाइनिंग कल्टीवेटर को मार डाला और उससे वुड कंट्रोल आर्ट नामक खेती की तकनीक प्राप्त की। इसने आपको दुश्मनों के खिलाफ पेड़ों से छेड़छाड़ करने की अनुमति दी। यद्यपि विशेष रूप से उन्नत नहीं है, आपने इसे अपनी पहली खेती तकनीक के रूप में बहुत महत्व दिया। 55 साल की उम्र में आप लकड़ी नियंत्रण कला का उपयोग करके फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में सफलतापूर्वक आगे बढ़े। इस तकनीक के साथ एक धार्मिक संप्रदाय में शामिल होना मुश्किल नहीं था, लेकिन आपने दृढ़तापूर्वक राक्षसी मार्ग चुना। कारण सरल था, चूंकि आप लूटपाट और हत्या के माध्यम से बेरहमी से अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, इसलिए धर्म मार्ग की बाधाएं आपके लिए बहुत बड़ी थीं। केवल दानव दाव ही आपको अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। ये व्यवहार आपकी पहचान के अनुकूल भी है और ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। 80 साल की उम्र में आपने अपना पूरा भाग्य एक मध्य श्रेणी की कलाकृति इविल घोस्ट सोल बैनर को परिष्कृत करने में खर्च कर दिया और गोल्डन कोर क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। 81 साल की उम्र में आपने हजारों भूतों को परिष्कृत किया और उन्हें सोल बैनर में शामिल किया, जिससे इस मध्य श्रेणी की कलाकृतियों की शक्ति उच्च श्रेणी की कलाकृतियों से भी आगे निकल गई। ये यूने दृश्य में ईविल घोस्ट सोल बैनर को देखा और वह स्पष्ट रूप से अंदर चिल्लाती हुई प्रताड़ित आत्माओं को महसूस कर सकता था। इस समय ये यू को एक कहावत याद आई, यदि आप आज खेती में कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो भविष्य में आप मेरे सोल बैनर के अंदर एक भाई बन जाएंगे। हालांकि यह एक मजाक था, लेकिन इसने खेती की दुनिया की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से चित्रित किया। कमजोरी सबसे बड़ा पाप है। सोल बैनर का उपयोग करना अभी भी मारे जाने और सोल बैनर में डाल दिए जाने से बेहतर है। 85 वर्ष की आयु में अपने अत्यधिक हत्या के इरादे के कारण आपने खेती की दुनिया में कुख्यात प्रतिष्ठा प्राप्त की। असंख्य धार्मिक संप्रदाय के साधक तुम्हें खत्म करना चाहते थे, लेकिन आपके कार्यों के कारण आपको अर्थ फिएंट संप्रदाय के एल्डर वू कैपू की सराहना भी मिली। उसने आपको भर्ती करने का इरादा रखा और आपको अर्थ डेविल प्रिजनमेंट एरे नामक एक साधना तकनीक दी। आपने इससे इनकार नहीं किया। बिना किसी पृष्ठभूमि के आपको भी समर्थन की आवश्यकता है। 105 साल की उम्र में अर्थ डेविल प्रिजनमेंट एरे की मदद से आपने बिना रुके अधिक से अधिक कृषकों को मार डाला और आपकी खेती में तेजी से सुधार हुआ। ये वह वर्ष भी था जब आपने दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में सफलतापूर्वक कदम रखा था। आंकड़ों के अनुसार पिछले दशकों में आपने लगभग 10,000 किसानों को मार डाला है। उनमें से 6 प्रमुख कृषक परिवारों से थे। शायद आप दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में सबसे मजबूत नहीं हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से वो व्यक्ति हैं जिसने दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को मार डाला है। परिणामस्वरूप धर्मी मार्ग ने आपके जीवन पर अत्यधिक अनुग्रह रखा, परंतु आपने इसका अत्यंत तिरस्कार किया। जब तक वे मौत से नहीं डरते, वे आप पर आ सकते हैं। लेकिन ठीक इसी समय एल्डर वू कैपू ने आपके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे पाल लिए। उसने आपको एक घाटी में धोखा दिया और 2 दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के कृषकों के साथ मिलकर आपको मारने की योजना बनाई, फिर धर्मी मार्ग से इनाम का दावा करने के लिए एक स्वतंत्र कृषक के साथ सहयोग किया।
हालांकि एल्डर वू केफू को यह उम्मीद नहीं थी कि आप अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। केवल 1.5 दिन में आपने बुजुर्ग वू कैपो और अन्य 2 दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के कृषकों को मार डाला और आपने उनकी आत्माओं को सोल बैनर में भर दिया। इस मध्य श्रेणी की कलाकृति की शक्ति एक बार फिर बहुत बढ़ गई। लड़ाई के बाद आप गंभीर रूप से घायल हो गए, लगभग मर रहे थे, लेकिन आप हठपूर्वक जीवित रहे और आगे बढ़े, मध्य दिव्य परिवर्तन क्षेत्र में कदम रखा। पृथ्वी फिएंड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर को इस घटना के बारे में पता चलने के बाद वह बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा की और सूक्ष्मता से पूछताछ की, एक अपंग आध्यात्मिक जड़ वाला व्यक्ति दैवीय परिवर्तन क्षेत्र में कैसे विकसित हुआ। उसकी आंखों में आपने वही लालच देखा जो एल्डर वू कैपू की आंखों में था। तो 3 साल बाद एक निश्चित दिन पर आपने घात लगाकर इस संप्रदाय के गुरु को मार डाला और अर्थ फिएंड संप्रदाय के नेता बन गए। ये वह वर्ष भी था जब आपने एक बार फिर अपने बचपन की चांदनी रुवान लियान्यू का सामना किया था।